हेलो एंड नमस्ते। अब हम पैथोलॉजी में शुरुआत करेंगे हीमेटोलॉजी यानी कि ब्लड के साथ, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमारा जितना भी हमारी बॉडी में जो खून है वो एक्चुअली बनता कहाँ से है? बोन मैरो से। तो बोन मैरो से अगर आप सैंपल लेना चाहते हो तो किस प्रकार के 2 सैंपल्स आप बोन मैरो से ऑब्टेन कर सकते हो? एक होता है बोन मैरो एस्पिरेट और दूसरा है बोन मैरो बायोप्सी। दोनों के लिए जो नीडल्स हैं वो अलग हैं। बोन मैरो एस्पिरेट के लिए 2 नीडल्स हैं जो क्वेश्चन आता है नीट पीजी और एफएमजी एग्जाम में। एक है साल्हाज़ नीडल और एक है क्लीमा नीडल। इससे आप करते हो बीएमए यानी कि बोन मैरो एस्पिरेट। इन्हें पहचानने के लिए आपको इनका जो भी स्क्रू का डायरेक्शन है वो एग्जाम में ढूंढना पड़ेगा। अगर जो स्क्रू का डायरेक्शन साइड पे मिला, मतलब साइड स्क्रू अवेलेबल है, तो वो साल्हाज़ नीडल है। और अगर जो स्क्रू का डायरेक्शन है वो लॉन्ग एक्सिस में है तो लॉन्गिट्यूडनल स्क्रू यानी कि क्लीमा नीडल। ये दोनों बीएमए के लिए यूज़ होती है। एस्पिरेट मतलब आप ब्लड का बोन मैरो में से ब्लड वाला पार्ट निकालना चाह रहे हो, पर अगर आप बोन मैरो में से टिश्यू निकालना चाह रहे हो, हड्डी का टुकड़ा निकालना चाह रहे हो, तो उसे बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं। एंड बोन मैरो बायोप्सी के लिए ऐसा टी शेप का एक नीडल आता है जिसका नाम है जमशीदीज़ नीडल। तो ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था क्योंकि एक ही नीडल को बहुत बार यूज़ कर लेते थे। आजकल डिस्पोजेबल वन टाइम नीडल्स आ गई हैं, पर दोनों का जो शेप है वो सेम है, दैट इज़ टी शेप्ड। चाहे आप बोन मैरो एस्पिरेट करो या बायोप्सी, जो सबसे कॉमन साइट है आजकल जहाँ से बोन मैरो एस्पिरेट या बायोप्सी किया जाता है वो है ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियाक स्पाइन या पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियाक क्रेस्ट। हाउएवर, अगर पेशेंट बहुत ओबीस है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन है और आप बोन तक, हड्डी तक नहीं पहुँच पा रहे हो, इन दैट सिचुएशन आप एंटीरियर सुपीरियर आइलियाक स्पाइन से अपना सैंपल लेंगे। और कुछ बच्चों में जो साइट प्रेफर्ड है वो है टिबिया। तो बच्चे के केस में कौन सा पार्ट ऑफ द टिबिया? एंटेरोमीडियल पार्ट ऑफ द और एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया। तो ये वो 3 जगह हैं जहाँ से बोन मैरो एस्पिरेट और बायोप्सी का सैंपल लिया जा सकता है। लेट अस अज्यूम कि बोन मैरो बायोप्सी हड्डी का टुकड़ा लिया गया है, तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा? यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ये पिंक कलर की चीज़ें दिखाई दे रही है, ये तो वो हड्डी है, दिस इज़ गोइंग टू बी द बोनी ट्रैबिक्यूले। बट आपको यहाँ पर इस चैप्टर में बोन के बारे में नहीं पढ़ना, ये ऑर्थोपेडिक्स का लेक्चर नहीं है। आपको बोन की बजाय बोन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, बोन मैरो, उसके बारे में पढ़ना है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि यहाँ पर जो अवेलेबल है वो क्या है? वो सब है सेल्स। और इसके अलावा जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ये है फैट। यानी कि किसी भी बोन मैरो में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, सेल्स और फैट। और अगर आप दोनों का रेशियो निकालो तो अडल्ट्स में लगभग इन दोनों का रेशियो है 1:1, यानी कि 50-50% में एक अडल्ट बोन मैरो में 50% सेल्स और 50% फैट होता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये तो आपके बोन मैरो की बात थी। बोन मैरो के बाद जब आपका ब्लड बनेगा तो अगर आप किसी से ब्लड सैंपल लोगे तो पेरिफेरल स्मेयर में आप 3 चीज़ें ढूंढ सकते हो। एक वो सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। उन्हें पहचानने का तरीका ये है कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरे सेल्स हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जो कि यहाँ पर 2 वाइट ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और जो सबसे छोटे वाले डॉट्स दिखाई देते हैं इन्हें बोला जाता है प्लेटलेट। तो हर पेरिफेरल स्मेयर में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ढूंढना है। पर ये जो स्मेयर है इस पर कौन सा कलर या स्टेन लगाया गया है? दैट इज़ द रोमनॉव्स्की फैमिली ऑफ स्टेन। ये एक फैमिली है स्टेन्स की, मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टेन्स आते होंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट एक बार याद करके एग्ज़ाम तक याद रखना है। हमारे लैब में ज़्यादातर जिम्सा स्टेन यूज़ होता है। जिम्सा स्टेन रोमनॉव्स्की फैमिली का ही मेंबर है। जिम्सा के बाद लीशमैन, राइट स्टेन, जेनर स्टेन और फील्ड स्टेन। तो एक बार रिपीट कर लो, जिम्सा, लीशमैन, राइट, जेनर एंड फील्ड। इनमें से फील्ड स्टेन आपने कहीं पैथोलॉजी में भी पढ़ा है, क्योंकि F फॉर फील्ड एंड F फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो पैथोलॉजी में जो आप ग्रैन्युलोमा पढ़ते हो, पैथोलॉजी में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या कराता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कराता है सेरेब्रल मलेरिया। एंड सेरेब्रल मलेरिया में पेशेंट्स में कौन सा ग्रैन्युलोमा देखा जाता है? डर्क ग्रैन्युलोमा। तो नाउ व्हेन यू विल गो बैक एंड यू विल स्टडी द पैथोलॉजी ग्रैन्युलोमास, तो यू विल सी कि डर्क ग्रैन्युलोमा में हमने फील्ड स्टेन के बारे में बात करा है। F फॉर फील्ड, F फॉर फैल्सीपेरम। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस
इसके बाद नॉर्मल समझने के बाद वी कैन कम टू द रेड ब्लड सेल चैप्टर। रेड ब्लड सेल चैप्टर में सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस पढ़ोगे। ये पढ़ने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे रेड ब्लड सेल तो सबसे लास्ट डे बनता है, उससे पहले बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहला जो सेल है, पहले जो 4 सेल्स हैं उनका नाम है ब्लास्ट। और जब तक इस पाथवे में ब्लास्ट वर्ड आएगा आप ये समझ के रहना कि जो साइट है ये सारे ब्लास्ट वाले सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये बोन मैरो में होते हैं और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तभी हमने जहाँ तक ब्लास्ट वर्ड आ रहा था इन सबको एक तरफ रखा, ये बोन मैरो में होंगे, इनमें न्यूक्लियस होगा। फिर हमने बनाई एक लाइन, क्योंकि इसके बाद जो सेल्स बन रहे हैं रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट, जब साइट वर्ड आ जाएगा तो मतलब अब जो ब्लड होगा, जो सेल होगा वो ब्लड में आ चुका है, तो इट हैज़ कम इन द पेरिफेरल ब्लड और अब उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया दैट विच इज़ द फर्स्ट सेल दैट कम्स इन द पेरिफेरल ब्लड, तो वो कौन सा होगा, दैट इज़ रेटिकुलोसाइट। विच इज़ द फर्स्ट सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रेटिकुलोसाइट। तो अब पहले एक बार ये पाथवे याद कर लेते हैं। सबसे पहले 4 चीज़ें हैं ब्लास्ट, जिसमें सबसे पहला ब्लास्ट है प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रो यानी कि वो चीज़ होती है जो सबसे पहले नंबर पे होती है, तो पहले नंबर पे प्रोनॉर्मोब्लास्ट। तो फर्स्ट सेल आपसे पूछा जाएगा तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट। और आरबीसी के अंदर क्या बनना है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी सबसे पहले कहाँ, तभी तो इसे प्रो बोला गया। हीमोग्लोबिन भी सबसे पहले यहीं पे बनना शुरू होता है। पर दिक्कत ये है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम होती है जब वो बनना शुरू होता है। इतनी कम होती है कि जो आपका रूटीन वाला माइक्रोस्कोप है उस पर आप नहीं देख पाओगे। तभी आपको ये वाला हीमोग्लोबिन देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो प्रो नॉर्मोब्लास्ट के बाद अगला क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। बट अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट के कुछ और नाम हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का नाम है बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ओके, अगला इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का नाम है पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। पॉलीक्रोमा, अलग अलग रंगों के बारे में बता रहा है। क्यों अलग अलग रंग हो रहे हैं सेल के अंदर, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन इतना बन चुका है कि वो हमें एक रूटीन माइक्रोस्कोप पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हीमोग्लोबिन बनना कहाँ शुरू होता है, बनना तो वो पहले सेल में शुरू हो जाता है, पर दिक्कत ये है कि उसकी मात्रा इतनी कम है कि उस सेल में वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे दिखाई देगा। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखना चाहते हो, जो कि आमतौर पर हर लैब में, हर हॉस्पिटल में पाया जाता है, तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखने के लिए आपको पॉलीक्रोमैटोफिल या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट ढूंढना पड़ेगा। एंड फाइनली जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है उसका दूसरा नाम है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। तो अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट के दूसरे नाम है बीपीओ। एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि आपको बीपीओ को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था, बेजोफिलिक, पॉलीक्रोमैटोफिलिक एंड ऑर्थोक्रोमिक। ब्लास्ट की कहानी खत्म होने के बाद, यानी कि अब तक ये सारे बोन मैरो में थे और इनके पास न्यूक्लियस था, अब इसमें से न्यूक्लियस निकल जाएगा और ये ब्लड में आ जाएंगे, तो अब बन जाएगा रेटिकुलोसाइट और कुछ 2 दिन के बाद ये प्रॉपर रेड ब्लड सेल बन जाएगा। तो अब हमें जो पढ़ना है दैट इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन ऑन रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट के बारे में ये जानो कि उसका नाम ऐसा क्यों रखा, रेटिक्यूलो, साइट यानी कि सेल, बट रेटिक्यूलो क्या बताता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है रेटिक्यूलम ऑफ आरएनए, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रेटिकुलोसाइट इज रेटिक्यूलम ऑफ आरएनए। और आरएनए अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखना चाहते हो तो आरएनए एक रूल बना के रखता है कि आप मुझे हर स्टेन से नहीं स्टेन कर पाओगे। अगर आपको मुझे स्टेन करना है तो आपको सुप्रावाइटल स्टेनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाइटल यानी कि लिविंग, आपको जो ब्लड आपने कलेक्ट करा है, जब आप उसे लिविंग सेल्स को स्टेन करोगे तो ही आरएनए दिखाई देगा। तो कैसे, ब्लड तो बॉडी में से निकल आया, अब उसे लिविंग कैसे रखें, आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का केमिकल मत ऐड करो। बाकी हर स्लाइड पे पैथोलॉजी में या फिर हेमाटोलॉजी में मीथेनॉल या अल्कोहल फिक्सेशन की जाती है जिससे कि सेल्स डेड हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे मीथेनॉल डाला और सेल्स डेड हो गए तो आपको आरएनए नहीं दिखाई देगा। तो सुप्रावाइटल का मतलब कि आप सेल्स को लिविंग स्टेट में रख रहे हो। और कैसे रखते हो, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई भी अल्कोहल नहीं डालते। तो डालते क्या है मैम, कलर कैसे आता है, 2 एग्जाम्पल्स हैं सुप्रावाइटल स्टेनिंग के, दोनों के नाम ब्लू हैं। एक है न्यू मेथिलीन ब्लू और दूसरा है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, जिसमें से न्यू मेथिलीन ब्लू सबसे बेस्ट स्टेन माना जाता है। सो रिमेंबर फॉर रेटिकुलोसाइट हम क्या यूज़ करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेनिंग, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यू मेथिलीन ब्लू। ब्लू बोला इस वजह से यहाँ पर जो रेटिकुलोसाइट दिखाई दे रहा है उसके अंदर मुझे ब्लू कलर का आरएनए
RNA देखने को मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नॉर्मल काउंट। नॉर्मल काउंट होता है 0.5 to 2% जो कि अडल्ट्स में देखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फॉर्मूला बताओ जिससे आप करेक्टेड रेटिक काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्टेड रेटिक काउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CRC। तो करेक्टेड रेटिक काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जो आपको रेटिकुलोसाइट काउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखो, मल्टीप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन अपॉन हीमोग्लोबिन, यानी कि सबसे ऊपर आप रखोगे मरीज़ का हीमोग्लोबिन और नीचे आप हमारा नॉर्मल हम, क्योंकि हम लोगों की मैथ्स इतनी भी अच्छी नहीं है तो हम एक नॉर्मल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो एक 15 का एवरेज ले लेते हैं। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लो। रेटिकुलोसाइट इन्होंने दिया 6% और हीमोग्लोबिन सीवियर अनीमिया का केस है 5 ग्राम। इन्होंने कहा CRC कैलकुलेट करो, तो CRC इज रेटिक इंटू हीमोग्लोबिन अपॉन हीमोग्लोबिन। रेटिक काउंट यहाँ दिया था 6%, मरीज़ का हीमोग्लोबिन दिया है 5 और नॉर्मल हम मान लेते हैं 15, तो 30/15 दैट इज गोइंग टू बी करेक्टेड रेटिक काउंट इज अ 2%। दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट। सिंपल फॉर्मूला याद है तो मैथ्स तो आप एग्जाम में कर ही रहोगे। रेटिक इंटू हीमोग्लोबिन अपॉन हीमोग्लोबिन दैट इज़ करेक्टेड रेटिक काउंट। रेटिकुलोसाइट आगे जाके क्या बनाता है, कुछ 2 दिनों के अंदर वो एक मैच्योर RBC बनाता है। तो अब आपको जानना है कि RBC के इंडाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट में ज़रूर पढ़ते होगे। सबसे पहला आता है MCV। MCV का क्या फुल फॉर्म है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, MCV इज़ मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, यानी कि ये आपको सेल के वॉल्यूम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स ये आपको सेल के साइज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ 80 to 100 फेम्टोलीटर्स। मतलब ये जो सेल होगा ये नॉर्मल, अगर 80 से कम है तो साइज़ छोटा है माइक्रोसिटिक, और अगर 100 से ज़्यादा है तो साइज़ ज़्यादा है यानी कि मैक्रोसिटिक RBCs। अगला है MCH और MCHC। तो MCH का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, ये मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में बताने की कोशिश करता है। और अगर MCHC लिखें तो मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। फुल फॉर्म याद हो गया, दोनों हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके नॉर्मल वैल्यूज़ याद करने के लिए आप 27 से शुरू करके 37 तक का एक रेंज लो और बीच में एक ब्रेक लगाओ। तो 27 to 32 पिकोग्राम क्या होता है MCH, और इसी के आगे शुरू करो 33 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर होता है MCHC। तो MCV इज़ 80 to 100, MCH 27 to 32 एंड 33 to 37 इज़ गोइंग टू बी MCHC। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ RDW। RDW का फुल फॉर्म है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मुझे क्या बताता है, ये बताता है वेरिएशन इन साइज ऑफ RBCs। यानी कि अगर मैं आप सब में से हर एक की अलग अलग हाइट पूछूंगी, कोई 5 फीट 2 इंचेस, कोई 5 फीट 6 इंचेस, सब अपनी अपनी हाइट मुझे बताएंगे, मतलब अपना साइज़ बता रहे हैं बॉडी का, तो वो मुझे अपने बारे में MCV बता रहे हैं। बट अगर मैं एक क्लास में एक रेंज बनाऊँ कि अच्छा 5 फीट से लेके 6 फीट तक के लोग इस क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं सबका वेरिएशन देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैं RDW के बारे में पूछ रही हूँ। तो नॉर्मल RDW जो होता है दैट इज़ गोइंग टू रेंज फ्रॉम 11.5 to 14.5%। यानी कि अगर RDW बढ़ गया तो मतलब RBC अलग अलग साइज़ के हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कमिंग टू द लास्ट वन, PCV और हेमाटोक्रिट। PCV का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। किसकी पैकिंग देख रहे हो, तो अगर ये ब्लड है तो अगर आप एक किसी का 5 ml का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसे 1 घंटे के लिए साइड पर ऐसी ट्यूब को रख दोगे तो जो भारी वाली चीज़ें हैं यानी कि रेड ब्लड सेल वो नीचे आके जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पैकिंग हुई इसको बोला गया पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। यस, एंड कितना होता है, लगभग 45% के आसपास का होता है अगर हम मेल फीमेल का एवरेज निकालें। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब नीचे जो RBCs पैक हो गए और उनका दूसरा नाम है हेमाटोक्रिट। तो ये जानने के लिए ये जो ट्यूब हमने यहाँ बनाई, इस ट्यूब का क्या नाम है, इसका नाम होता है विंट्रोब ट्यूब। विंट्रोब ट्यूब में अंदर आप ऐसी एक ट्यूब लोगे, आपको दिख रही है एक ट्यूब यहाँ पर, राइट। ध्यान से देखो तो इसके दोनों तरफ लेबलिंग है, एक तरफ 0 to 10 नीचे से ऊपर लिखा है, एक तरफ 0 to 10 ऊपर से नीचे लिखा है। ऐसे क्यों, 2 अलग डायरेक्शंस में, और एक्चुअल ट्यूब में भी आप देख सकते हो यहाँ पे 0 to 10 लिखा है, ऊपर से भी 0 to 10 लिखा है, क्योंकि ये हमें 2 चीज़ें बताने की कोशिश करता है। सबसे पहले आप पेशेंट
पेशेंट का ब्लड कहाँ तक कलेक्ट करते हो, पूरा ऊपर तक, आपने रिम तक 10 की लेवल तक पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया और आधे घंटे के लिए उसे 1 घंटा आधा घंटा साइड पे रख दिया। आपने देखा कि ब्लड यहाँ से लेके कहाँ तक गिरा, यहाँ तक ब्लड गिरा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लड है वो गिरा है, वो मतलब मुझे बता रहा है सेडिमेंटेशन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन मतलब वो कितना गिरा, और फाइनली जब वो गिरा तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर सारा ब्लड पैक हो गया। तो अगर आप यहाँ से पढ़ो 0 1 2 3 4 और 5 के बीच तक आया, मतलब 4.5 ना, तो अगर मुझे निकालना हो परसेंटेज में तो कितना पैक्ड सेल वॉल्यूम बना, 45%। तो नीचे जो पैकिंग हो गई वो आपको बताता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, और ऊपर से नीचे तक ब्लड कितना गिरा वो हो गया ESR। तो विंट्रोप की ट्यूब मुझे दोनों की जानकारी देती है, क्योंकि एक और चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज़ वेस्टरग्रेन पिपेट। विंट्रोप का नाम ट्यूब था क्योंकि ट्यूब एक तरफ से खुली होती है दूसरी तरफ से बंद। वेस्टरग्रेन का नाम पिपेट है क्योंकि पिपेट वो चीज़ होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये पिपेट जो है वो दोनों तरफ से खुली होती है। एक और तरीका याद रखने का कि विंट्रोप का छोटा वाला नाम है इसलिए देखने में इसकी ट्यूब छोटी होती है, और वेस्टरग्रेन का लंबा वाला नाम है तभी इसकी जो पिपेट होती है वो देखने में भी बहुत लेंदी होती है। अब वेस्टरग्रेन पिपेट आप खुद सोचो, दोनों तरफ से ओपन है, तो क्या आप नीचे क्या पैक हो रहा है वो देख पाओगे अच्छे से, तो वो इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे। पर ये ज़रूर है कि ऊपर से नीचे कितना ब्लड गिरा ये तो मैं देख सकती हूँ। नीचे अब वो सेटल होते होते लीक हो गया, वो मैं इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। मतलब जो वेस्टरग्रेन का ट्यूब पिपेट है वो केवल ESR नापने के काम में आता है, विंट्रोप दोनों के काम आता है। यानी कि याद करने का तरीका जो हम हमेशा करते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ट्यूब देखने में भले ही छोटी है बट काम पूरा करती है, दैट इज़ PCV यानी ESR। और विंट्रोप की पिपेट जो है वो नाम से बहुत बड़ी है बट देन काम सिर्फ एक करके दे रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी ESR एस्टिमेशन। फाइनली सारे RBC इंडाइसिस पढ़ने के बाद नाउ वी कैन स्टार्ट विद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमियाज और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमियाज। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया के लिए शीतल निमोनिक हम लोग याद करते हैं, यानी कि S से सबसे पहले आ जाता है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। उसके बाद I से सबसे फेमस हमारी कंट्री में ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी आयरन डेफिशिएंसी, जो सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल अनीमिया है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी थैलेसीमिया, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी AOCD या अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, एंड फाइनली लास्ट वाला है लेड पॉइजनिंग। कुछ लोग इसे सीता निमोनिक से भी याद करते हैं क्योंकि एक्चुअल में जो लेड पॉइजनिंग होता है वो कराता कौन सा अनीमिया है, वो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया ही कराता है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से। अनीमिया से ज़्यादा हमारे एग्जामिनर्स को आयरन मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन पूछने का शौक है। तो आयरन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले बताओ कि आयरन अब्जॉर्ब कहाँ से होता है, वो डिओडिनम से अब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर एक डिओडिनम का सेल हमने बना लिया, एंड अब हम देखते हैं कि जो हमने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने खाना खाया इसमें जो आयरन है वो एक्चुअली जो हम खाते हैं वो Fe3+ वाला आयरन है, बट डिओडिनम जो अब्जॉर्ब करेगा वो Fe3+ नहीं कर पाता। डिओडिनम की प्रॉब्लम ये है कि वो Fe2+ का आयरन अब्जॉर्ब कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो ये होगी कि अपने खाने में जो Fe3+ आप खा रहे हो, आपकी बॉडी साइटोक्रोम C रिडक्टेज द्वारा उसे Fe2+ में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा क्यों है मैम, ये रूल क्यों है कि खाने में जो 3+ था वो डायरेक्ट डिओडिनम नहीं उठा लेता, 2+ में कन्वर्ट करना बाय साइटोक्रोम C रिडक्टेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिओडिनम ने एक डोर बनाया है, उस डोर का नाम है DMT1। DMT का फुल फॉर्म होता है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। उसके नाम से देखो वो कौन कौन से मेटल को अपने डोर के अंदर आने देगा जिसके पास 2 वैलेंसी है। तो चाहे वो आयरन हो वो 2+ अंदर आने देगा, चाहे वो मैग्नीशियम हो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ वो अंदर आ सकता है, कॉपर की वैलेंसी 2+ वो भी अंदर आ सकता है। तो वो सारे मेटल्स जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो अंदर आ सकते हैं। अब मुझे समझ आया कि खाने में जो 3+ था वो क्यों अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, बिकॉज DMT ने कहा सिर्फ 2+ वाले ही वैलेंसीज अंदर आने के लिए अलाउड है। तो 2+ वाली वैलेंसी अब डिओडिनम के अंदर आ गई। पर आप आयरन इसलिए तो नहीं अब्जॉर्ब कर रहे हो कि वो डिओडिनम के अंदर आ जाए। आपका मेन पर्पस ये है कि आप आयरन को लेके कहाँ पहुँचा सकते हो, बोन मैरो तक, जहाँ पे आयरन की ज़रूरत है, खून बन रहा है वहाँ तक आयरन पहुँचाना है। तो डिओडिनम में ना रखते हुए नेक्स्ट चीज़ जो आप करोगे कि आयरन को बॉडी के अंदर लेके आओ। कौन से पोर्ट से लेके आओगे, फेरोपोर्टिन। सो सबसे पहली चीज़ आयरन को अंदर लेके आओ। ध्यान से पढ़ो, फेरो यानी कि आयरन, पोर्ट मतलब कोई चैनल कोई दरवाज़ा है,
और इन मतलब ये बॉडी के अंदर आयरन को लाने का काम करता है। फेरो पोर्ट इन आयरन को अंदर लेके आया, और यही थी हमने जो वो एक ट्रिक करी थी, वो ये चाल चली थी आपने कि 3+ को 2+ इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था कि 2+ से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, सिर्फ इसलिए करा था कि एक बार ये बॉडी के अंदर आ जाए तो हम धीरे धीरे इसे वापस 3+ फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि काम तो 3+ फॉर्म ही करता है। वो 2+ वाली जो कहानी चली थी वो सिर्फ उसे किसी तरह धोखे से बॉडी के अंदर लाने के लिए किया था। तो ये वापस 3+ कन्वर्ट करने का काम दो मॉलिक्यूल्स करते हैं, हिफेस्टिन और सेरुलोप्लाज्मिन। अब यहाँ पे आयरन 3+ के फॉर्म में अवेलेबल है, बट आयरन का एक प्रॉब्लम, या आयरन नहीं किसी भी बॉडी में मेटल का एक प्रॉब्लम होता है कि वो अकेले ब्लड में नहीं घूम सकता। आपको अगर किसी भी चीज़ को ब्लड में घुमाना है तो उसके साथ एक घूमने के लिए ट्रैवल पार्टनर देना पड़ेगा, दोनों मिल के घूमेंगे। तो यानी कि जो अब हमारा आयरन है वो किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करेगा, और ये दोनों मिल के कहाँ जाएंगे, ये दोनों मिल के बोन मैरो में जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्ट पार्टनर कौन है, आयरन का ट्रांसपोर्ट पार्टनर कौन होता है, वो होता है ट्रांस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांस फॉर ट्रांसफेरिन। तो ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट एंड फेरिन मतलब आयरन, आयरन के साथ घूमने के लिए ट्रांसफेरिन रखा। नॉर्मल कितना परसेंटेज होता है, TS ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इज़ गोइंग टू बी 33%, यानी कि एक ट्रांसफेरिन के ऊपर 33% आयरन सैचुरेशन रहता है। ठीक है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, बट अगर आयरन की FD खुलवानी हो, अपना कोई बैंक अकाउंट में डलवाना, तो वो स्टोरेज फॉर्म कौन सा होता है, दैट इज़ गोइंग टू बी फेरिटिन। हम लोग इसे बैंक अकाउंट बुलाते हैं कि आयरन को बैंक अकाउंट में डालना है तो फेरिटिन बना दो। फाइनली इस पूरे पाथवे का मास्टर रेगुलेटर कौन है, अगर आप नाम सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नाम मैंने कभी सुना ही नहीं था पूरा पाथवे पढ़ने के बाद। तो जो मास्टर रेगुलेटर है वो है हेप्सिडिन। तो क्या होता है हेप्सिडिन, हेप्सिडिन के नाम से आपको समझ आता है कि ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा होगा। तो ये तो कॉमन सेंस हो गई कि जो सोर्स है हेप्सिडिन का वो होगा हिपैटिक, यानी कि ये लिवर से आता है। और ये काम क्या करता है, तो हेप यानी कि हिपैटिक, और काम क्या करता है, इनहिबिट, हर चीज़ रोकता है। मैंने अब हमारे समझने के लिए हेप्सिडिन को एक हाईजैकर का नाम दिया है। तो अगर कोई भी जगह गॉड फॉरबिड कोई हाईजैकर हाईजैक कर लेता है तो ना तो वो लोगों को वहाँ से बाहर या अंदर आने देगा, सारे लोग एक जगह रुक जाएंगे। दूसरा, अगर कोई खाना चाहता है, अपना बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहता है, कुछ ख़रीदना चाहता है, तो कुछ भी अलाउड नहीं है, हाईजैकर ने सब कुछ रोक दिया। तो यही वो हेप्सिडिन है। अगर आप मुझे बोलो कि हेप्सिडिन, अगर हम खाना खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, तो क्या हेप्सिडिन उस आयरन को अब्जॉर्ब होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। इट इनहिबिट्स आयरन अब्जॉर्प्शन। तो अगर आयरन बॉडी में आ ही नहीं पा रहा है तो आप अपने बैंक अकाउंट का दरवाज़ा खटखटाओगे, आप जाओगे और पूछोगे फेरिटिन से कि आयरन बॉडी में आ नहीं रहा, तो क्या थोड़ा बैंक अकाउंट से लोन मिलेगा या मेरी FD मुझे वापस मिलेगी। तो हाईजैकर आपको वो भी यूज़ नहीं करने देगा। तो क्या ये आपको बैंक से अपना आयरन रिलीज़ करने देगा, नहीं। इट इनहिबिट्स द रिलीज़ ऑफ आयरन फ्रॉम द बैंक अकाउंट, यानी कि फेरिटिन से भी आयरन नहीं ले सकते, ना खाया हुआ आयरन अब्जॉर्ब कर सकते हो, ना बैंक अकाउंट से आयरन निकाल सकते हो। यही है वो हेप्सिडिन। बट ऐसा क्या, इसने कहाँ जाके हाईजैक करा इस पूरे पाथवे में, तो इसको पता था कि वो पोर्ट जिससे ये लोग आयरन को बॉडी में अंदर ला रहे हैं, उस पोर्ट पे जाके अगर बैठ जाएं तो उस पोर्ट पे जाके हेप्सिडिन ने काम करा। हेप्सिडिन इनहिबिट्स व्हाट, इट इनहिबिट्स फेरोपोर्टिन। अब कुछ भी आयरन आप खा लो, वो अब्जॉर्ब तो कभी भी नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म। ये समझने के बाद अब आप पढ़ सकते हो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जो कि डाइट्री तो सबको पता ही है। तो सबसे पहला कॉज हो जाएगा डाइट्री। दूसरा कॉज हो सकता है ब्लड लॉस, जो कि अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। या तो किसी को ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, अगर आप किसी के स्टमक अल्सर्स देखो तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। मे बी फीमेल्स में कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हो सकता है देयर इज़ सम मीनोरेजिया, या फिर हो सकता है कि किसी को कोलन कैंसर, क्योंकि उसमें भी ब्लड लॉस की हिस्ट्री। और ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिनमें ब्लड लॉस होगा और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। बट एक आप माइक्रोबायोलॉजी में मेरे साथ एक पैरासाइट पढ़ते हो कि किस पैरासाइट की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है, दैट इज़ हुकवर्म इन्फेक्शन कैन रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो डर्मेटोलॉजी में पूछा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में कौन से नेल्स देखे जाते हैं। इनको बोला जाता है स्पून शेप नेल्स, जिसका दूसरा नाम है कोइलोनीशिया। तो यदि आप अगर जाओ किसी लैब में जाओ तो आजकल बहुत महंगे टेस्ट हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए, बट आज भी आपका एग्जामिनर उसी ज़माने के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नाखून देख के और हाथ देख के इंसान का अनीमिया बताने की कोशिश करो। तो स्पून शेप नेल्स या कोइलोनीशिया
नीचे अगर मिलेगा तो दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए क्या ब्लड फाइंडिंग्स होंगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अनीमिया है तो हीमोग्लोबिन तो कम ही होगा, प्लस जो ये ब्लड फाइंडिंग्स है आपको इतना पता है कि आपका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया शीतल निमोनिक में आता है। माइक्रोसाइटिक यानी कि एमसीवी कम होगा, हाइपोक्रोमिक यानी कि बाकी सारे एमसीएच एमसीएचसी भी कम होंगे, तो सारे पैरामीटर्स कम होंगे तभी उसका नाम है डेफिशिएंसी एनीमिया। बट एक चीज़ बढ़ेगी जो कि है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये मुझे क्या बताता है, आरडीडब्ल्यू टेल्स मी वेरिएशन इन साइज। तो यहाँ पर आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है, तो क्या आरबीसी कभी बहुत छोटे, कभी नॉर्मल, कभी बड़े, ऐसे अलग अलग साइज़ के मिलते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन पे डिपेंडेंट है। अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स खिला रहे हो अपने मरीज़ को तो नॉर्मल साइज़ के आरबीसी बनेंगे। अगर उसने आयरन सप्लीमेंट खाने छोड़ दिए या अपनी डाइट में आयरन लेना छोड़ दिया तो आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो जो चीज़ डाइट पे डिपेंडेंट है वो तो रोज़ के रोज़ फ्लक्चुएट करेगी, उतार चढ़ाव आपको रोज़ देखने को मिलेंगे आयरन लेवल्स में। इस वजह से आपको जो साइज़ है आरबीसी का वो अलग दिखेगा, उसे बोला जाता है आरडीडब्ल्यू इंक्रीज्ड। इसी चीज़ को अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देखना चाहूँ तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ सेल्स तो डेफिनेटली छोटे हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, कुछ सडनली थोड़े से साइज़ में बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ फिर से छोटे दिखाई दे रहे हैं, कुछ फिर से बड़े दिखाई दे रहे हैं, अगेन छोटा अगेन बड़ा। तो क्या वेरिएशन इन साइज़ है? बट पैथोलॉजी में स्लाइड पे जब पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखता है वेरिएशन इन साइज़ तो उसे बोला जाता है एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस मतलब आरबीसी का साइज़ बदल रहा है, साथ के साथ आरबीसी की शेप भी यहाँ पे बदल रही है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पेंसिल सेल बन रहा है। तो अगर एग्जामिनर ने पूछा कि आरबीसी की शेप बदल रही है तो उससे क्या बोलते हो, तो अब आप उसे बोलोगे पोइकिलोसाइटोसिस। सो प्लीज़ रिमेंबर एनाइसोसाइटोसिस इज साइज़ का चेंज होना, पोइकिलोसाइटोसिस पी में पी यानी कि शेप का चेंज होना, एंड पोइकिलोसाइटोसिस में क्या दिखेगा, कौन सा शेप दिख रहा है बहुत कैरेक्टरिस्टिकली, इट इज़ गोइंग टू बी द पेंसिल सेल्स आरबीसी। अब आप आते हो फाइनल, अभी भी मतलब लग तो ये आयरन डेफिशिएंसी रहा है बट एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, तो आप आयरन प्रोफाइल कराओ। अब खुद बताओ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की मात्रा तो खून में कम ही मिलेगी, सीरम आयरन कम होगा। आयरन ही नहीं है तो ट्रैवल क्या करेगा, ट्रांसफर एंड सैचुरेशन भी कम होगा। आयरन ही नहीं है तो बैंक अकाउंट में भी क्या ही जमा होगा, कुछ भी नहीं जमा होगा, तो फेरिटिन भी कम होगा। अब जब सब कुछ कम है तो ये मान के चलो कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब बॉडी में भूख कितनी है आयरन के लिए, ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि आयरन है ही नहीं, जो चीज़ नहीं है तो बॉडी में उसी चीज़ की भूख आपको दिखेगी। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा दिखाई देगा। तो अब अगर देखा जाए सारे पैरामीटर्स कम थे, आरडीडब्ल्यू ज़्यादा था, आयरन के भी सारे पैरामीटर्स कम है और टीआईबीसी ज़्यादा है, सब लो एंड आरडीडब्ल्यू इज़ गोइंग टू बी हाई, सब लो एंड टीआईबीसी इज़ गोइंग टू बी हाई। अगर ये ब्लड में मतलब आपने किसी का नॉर्मल 2-4-5 ml खून लिया था तो वो, बट अगर सबसे बढ़िया टेस्ट, सबसे स्पेसिफिक टेस्ट पूछा गया फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आप बोन मैरो पे क्या लगाओगे, आप बोन मैरो टेस्टिंग पे आयरन ढूंढना चाहोगे। और आयरन के लिए कौन सा स्टेन होता है, देयर इज़ अ पर्ल्स और अ प्रूशियन ब्लू स्टेन। तो हाँ, थियोरेटिकली तो बेस्ट है ना, आप प्रूशियन ब्लू लगाओ, आयरन दिखा तो मतलब आयरन ठीक है, आयरन नहीं दिखा तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी है। तो बोन मैरो में जाके सबसे बढ़िया टेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटिव स्पेसिफिक टेस्ट। बट लॉजिक लगाओ, कभी सुना है आयरन डेफिशिएंसी जैसे छोटी बीमारी के लिए किसी को इतना बड़ा पेनफुल प्रोसीजर कराना पड़े? नहीं, तो एक्चुअली हम ये नहीं करते। बट हाँ, पूछा गया सबसे स्पेसिफिक टेस्ट तो बोन मैरो पे आयरन का स्टेन, बट ये प्रैक्टिकली नहीं किया जाता। फाइनली कमिंग बैक, हम पढ़े सीता निमोनिक। तो आयरन डेफिशिएंसी के बाद जो अगला आता है दैट इज़ एओसीडी, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जिसमें जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो कोई भी कैंसर, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली एग्जामिनर को जो देना पसंद है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है क्रॉनिक डिजीज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ इंटरल्यूकिन 6 का लेवल ब्लड में बढ़ाती है, और जैसे ही इंटरल्यूकिन 6 बढ़ेगा वो लिवर के पास जाएगा, और लिवर क्या रिलीज़ करता है, हाईजैकर, लिवर हेप। तो हाईजैकर क्या होगा, लिवर रिलीज़ करता है हेप्सिडिन। अब मुझे खुद बताओ कि अगर हम हेप्सिडिन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हेप्सिडिन हाईजैकर था, क्या वो आयरन अब्जॉर्ब होने देता है, नहीं होने देता। क्या वो आयरन को बैंक अकाउंट से निकालने की आपको कोई परमिशन देगा, नहीं देगा मैम। ना आयरन अब्जॉर्ब होगा ना बैंक अकाउंट यूज़ होगा। तो अब खुद पैरामीटर्स बताओ, अगर आयरन अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ
तो क्या आयरन के लेवल्स नॉर्मल होंगे ब्लड में? बिल्कुल नहीं। और अगर आयरन के लेवल्स नॉर्मल नहीं है तो ट्रैवल क्या करेगा? ट्रांसफर एंड सैचुरेशन भी कम हो जाएगा। तो आयरन भी कम हो गया और ट्रांसफर एंड सैचुरेशन भी कम हो गया। पर ये तो मैम सेम आयरन कम होना, ट्रांसफर एंड सैचुरेशन कम होना तो आपने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में भी बताया था। तो क्यों ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं है? या अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आपको कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ के बाद आपने लगाया कहाँ पे? सीबीआई की रेड कहाँ लगानी है? बैंक अकाउंट पे लगानी है। हमें पता था कि हेप्सिडिन बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकालने देगा, आयरन नहीं निकालने देगा। तो आयरन बैंक अकाउंट में पड़ा इंटरेस्ट लगेगा, आयरन बढ़ेगा। तो इसमें जो बैंक अकाउंट होगा उसमें आप देखोगे फेरिटिन के लेवल ज़्यादा है। मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में फेरिटिन के लेवल भी कम थे, क्योंकि डेफिशिएंसी में तो बैंक में भी कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पे बैंक में बहुत पैसा है तो फेरिटिन ज़्यादा है। अब जिसके बैंक में बहुत पैसा है क्या उसको कोई भूख होगी? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसका TIBC क्या होगा? वो होगा कम। यानी कि अगर आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में तो डेफिशिएंटली मतलब ये मैं कहती हूँ ये जो रियल बेगर्स होते हैं ना, या जो रियल पुअर लोग होते हैं, आजकल के बेगर्स तो बहुत अमीर है, बट जो असल में जो लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। मतलब आयरन भी नहीं है, ट्रांसफर एंड सैचुरेशन भी नहीं है, बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है। इस वजह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी कि भूख ज़्यादा है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आजकल का स्यूडो बेगर है, जो ऐसा दिखा तो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आयरन नहीं है, ट्रांसफर एंड सैचुरेशन नहीं है, बट जब आपने उसके बैंक अकाउंट को देखा तो आपसे ज़्यादा पैसे थे उसके पास। और क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्यों होगी उसको भूख के मैं FMG, नीट PG, INICT एग्ज़ाम क्लियर करके पढ़ के कुछ बड़ा आदमी बनूँ? उसे नहीं बनना, उसे कोई हंगर नहीं है लाइफ में, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट काफ़ी भरा हुआ है। तो एग्ज़ाम में जब कन्फ्यूजन होंगी और दोनों सेम दिखाई देंगे तो आपको जाके रेड लगानी है बैंक अकाउंट पे। सच में पैसे नहीं है तो आयरन डेफिशिएंसी, पैसे मिल गए तो इट इज़ गोइंग टू बी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अगर आप बैंक अकाउंट को भी रेड नहीं लगाओगे तो अगली चीज़ जो आपके काम आएगी TIBC का फुल फॉर्म पढ़ो। उसको जैसे ही पढ़ा हमने वैसा ही निमोनिक बना दिया। टॉप इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में TIBC क्या होता है? बढ़ता है। एंड बॉटम इन क्रॉनिक डिजीज़ में TIBC क्या होता है? घटता है। तो टॉप इन आयरन डेफिशिएंसी, बॉटम इन क्रॉनिक डिजीज़, ये हो गया आपका अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। इसको आप ट्रीट कैसे करोगे? अब देखो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट मैंने नहीं बताया था क्योंकि उसमें तो आयरन सप्लीमेंट दोगे। यूल से मैम इसमें भी तो आयरन कम हो रहा है तो क्या आयरन सप्लीमेंट देने से काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असल जो दिक्कत है वो आयरन का कम होना नहीं है, जो असली दिक्कत है वो है क्रॉनिक डिजीज़। तो आपको मरीज़ का वो डिजीज़ ठीक करना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट? इट इज़ गोइंग टू बी ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज। अब शीतल निमोनिक में जो अगला आता है दैट इज़ गोइंग टू बी सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। सिड्रो शब्द से मुझे समझ आता है आयरन, यानी कि इसमें आयरन बढ़ेगा। अब जो आयरन ही है वो ये है कि जब आयरन कम हो रहा था आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में तो भी मरीज़ को अनीमिया हो रहा था, अब आयरन बढ़ रहा है तो भी अनीमिया हो रहा है। तो ये क्या एक ट्विस्ट है स्टोरी में, क्योंकि आप बात कर रहे हो हीमोग्लोबिन की, और अगर आप बायोकेमिस्ट्री में जाओ तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए केवल आयरन की ज़रूरत नहीं है, आयरन के साथ साथ प्रोटोपोरफायरिन की ज़रूरत है। तो जब इन दोनों चीज़ों का आपस में मिश्रण होता है तो हीमोग्लोबिन बनता है। मिक्सचर ऑफ दोज टू, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन का मिलना, तब होगा हीम फॉर्मेशन। यानी कि अगर आयरन नहीं बचा तो क्या था? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर आयरन नहीं बचा तो बन जाएगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और अगर प्रोटोपोरफायरिन नहीं बना तो बनेगा सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो यानी कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में आयरन की मात्रा बिल्कुल ठीक है, आयरन तो खाली बैठा है कि प्रोटोपोरफायरिन कहाँ गया, कब आएगा। प्रोटोपोरफायरिन ने धोखा दिया है यहाँ पे। अब प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा प्रोटोपोरफायरिन? क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन बनाने के लिए जितने भी एंजाइम्स की ज़रूरत थी वो नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ एंजाइम डेफिशिएंसी। कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है? एक होता है एला सिंथेज, एक होता है एला डिहाइड्रेटेज। ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, इनकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन बनता है। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा। साथ में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन एंजाइम्स को ठीक से काम कराने के लिए एक विटामिन की ज़रूरत है जो कि होता है विटामिन B6। यानी कि जब तक विटामिन B6 है ये एंजाइम काम करेंगे और प्रोटोपोरफायरिन बनेगा। जिस दिन विटामिन B6 की मात्रा कम हो गई ये एंजाइम काम करने बंद कर जाएंगे और प्रोटोपोरफायरिन
नहीं बन पाएगा। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी किसके साथ देखी जाती है? आइसोनियाजिड ड्रग की वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी देखी गई है। नाउ वी कम टू पॉइजनिंग्स। एक तो हो गया लेड पॉइजनिंग, इसकी वजह से भी सिड्रोब्लास्टिक, याद है शीतल में मैंने कहा था लेड पॉइजनिंग घूम फिर के सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया ही कराता है। उसके साथ एक और पॉइजन ही मान लो, यानी कि अल्कोहलिज्म, इन लोगों में भी सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है। यानी कि इन सब सिचुएशन में प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा, तो उस पर एक बहुत बड़ा क्रॉस लगाओ। पर जो बचा है, जो यहाँ पे आयरन है, वो तो बेचारा अकेला घूम रहा है कि मेरे पास प्रोटोपोरफायरिन आएगा, वो आ नहीं रहा, तो आयरन बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। अब आयरन बढ़ रहा है तो क्या बना? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो अगर यहाँ पे आपको देखना हो कि क्या मुझे मैम आयरन घूमता फिरता कहीं दिख सकता है, बिल्कुल, आप एक पेरिफेरल स्मीयर कर लो और एक बोन मैरो कर लो। पेरिफेरल स्मीयर पे क्या देख सकते हो कि आरबीसीज के अंदर बहुत सारे टाइप की बॉडीज़ हैं। इन बॉडीज़ का नाम होता है पैपेनहाइमर बॉडीज़। पैपेनहाइमर बॉडीज़ किस चीज़ के बढ़ने की वजह से बनती हैं? आयरन का। तो ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं बहुत सारे, ये है पैपेनहाइमर। अब एक क्वेश्चन तो आएगा जब आप कहोगे मैम हर चीज़ तो ब्लू ही दिखती है, तो प्रूफ करके बता दो कि ये सच में आयरन है। तो आयरन के लिए मुझे एक स्टेन पता है, उस स्टेन का नाम है पर्ल्स या प्रूशियन ब्लू। तो अगर अब ऊपर वाली फ़ोटो देखी जाए तो यहाँ पर मैंने पर्ल्स या प्रूशियन ब्लू स्टेन लगाया है और वो आयरन वहाँ पे पॉजिटिव आया है। तो ये पैपेनहाइमर बॉडीज़ कौन से अनीमिया में? सिड्रोब्लास्टिक। किस चीज़ से बनी होगी? आयरन। यही चीज़ अगर आप बोन मैरो में जाके देखने की कोशिश करो तो बोन मैरो में आपको दिखेंगे रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। सिड्रो का वर्ड मुझे पता है आयरन, रिंग का मतलब अब आयरन एक रिंग बनाने वाला है, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, अगर आपको ये सेल दिखाई दे रहा है तो इसका जो प्रूशियन ब्लू है, क्या आपको दिख रहा है? आयरन इसमें ऐसा गोल करके, हर जगह जो ब्लू कलर का आयरन है वो गोल करके एक रिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है क्राइटेरिया? प्लीज़ रिमेंबर कि कम से कम 5 ग्रैन्यूल्स तो आयरन के होने ही होने चाहिए, और पूरी चाहे भले ही 360 पूरी रिंग ना बने, पर कम से कम 1/3 न्यूक्लियस तो कवर हो ही जाए। मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो रिंग तो बनाने 5 से तो ज़्यादा ही ग्रैन्यूल्स हैं, ये तो पक्का है, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं। तो एक क्राइटेरिया तो हो गया। दूसरा, ये पूरा रिंग नहीं बना रहे, ये लगभग आधी रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आधी अभी नहीं बनी है। तो मतलब 1/3 से ऊपर कुछ भी बन रहा है। यहाँ पे तो 3/4 रिंग बन रही है, यहाँ पे भी हाफ रिंग बन रही है। तो जब तक 1/3 से ऊपर कोई रिंग बन रही है तो चलेगा, और साथ में 5 ग्रैन्यूल्स होने चाहिए। पैपेनहाइमर बॉडी ब्लड में, रिंग सिड्रोब्लास्ट बोन मैरो में, दोनों का स्पेशल स्टेन हो जाएगा पर्ल्स या प्रूशियन ब्लू। साथ में अगर आप पेशेंट के ब्लड टेस्ट करोगे तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में तो आयरन ज़्यादा था और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन कम था। तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन कम था, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम था, बैंक अकाउंट यानी कि फेरिटिन भी कम था, इस वजह से भूख ज़्यादा थी, यानी कि TIBC ज़्यादा था। बट सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में सब कुछ उल्टा। मैम ये तो अंबानी है, इसके पास तो बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा आयरन है, आयरन के साथ साथ इसके साथ जितना आयरन उतना ट्रैवल करेगा, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन ज़्यादा, जितना आयरन तो उसके अंदर बैंक अकाउंट भी ज़्यादा, यानी कि फेरिटिन ज़्यादा। अब जिसके पास इतना पैसा है हर जगह, उसके पास तो कोई भूख नहीं बचेगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगा कम। तो ये हो गया हमारे बिल्कुल ही कम पैसे वाले लोग, यानी कि डॉक्टर्स। ये हो गए हमारे नॉन मेडिकोज जो जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं लाइफ में, यानी कि अंबानीज़। और ये हो गए हमारे आजकल के बेगर्स, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जो दिखाते ऐसा है कि हमारे पास आयरन नहीं है और ट्रांसफरेंस सैचुरेशन नहीं है, बट अगर आप उनके बैंक अकाउंट में जाओ तो उनके पास बहुत पैसा है और इस वजह से पढ़ाई लिखाई की उनमें कोई भूख नहीं है। दीज आर ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स, आयरन स्टडीज़ फॉर दीज 3 अनीमियाज। इसके साथ आपने शीतल निमोनिक लगभग ख़त्म कर लिया। हाँ, थैलेसीमिया आपने नहीं पढ़ा है, वो इस वजह से क्योंकि थैलेसीमिया बाद में हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स में पढ़ोगे। वन थिंग बिफोर आई एंड, आजकल एक क्वेश्चन है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि आप शीतल निमोनिक में पढ़ते हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि वो एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है। बट अगर आपसे पूछा गया कि क्या ये कुछ और भी दिखा सकता है, ये नॉर्मल सेल्स भी दिखा सकता है, ये एक नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया भी माना जाता है, यानी कि ये दोनों माना जाता है। और अगर एक सिलेक्ट करना हुआ तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ज़्यादा है दैन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ये क्वेश्चन FMG एग्जाम में पहले पूछा गया है।
आफ्टर माइक्रोसिटिक अनीमियाज अब हम चलते हैं मेगैलोब्लास्टिक की तरफ। मेगैलोब्लास्टिक के नाम से मेगा समझ में आता है, तो अब जो हम अनीमिया पढ़ने वाले हैं वो है मैक्रोसिटिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक अनीमिया यानी कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मानी जाती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वो होता है आइलियम, या फिर अगर एग्जैक्ट पढ़ें तो टर्मिनल आइलियम से। और फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वो होता है जेजुनम से। सो ध्यान से याद करो, आयरन का अब्जॉर्प्शन हो रहा था डियोडिनम से। सो डियोडिनम, आइलियम, जेजुनम, ये 3 पार्ट्स हैं। यहाँ से आयरन, फिर B12, फिर फोलिक एसिड। बट एक कैच ये है कि B12 अकेले कभी भी अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। B12 ने एक रूल रखा है कि आइलियम से मैं अब्जॉर्ब तो हो जाऊंगा, पर मेरे साथ मेरा एक पार्टनर होना चाहिए, जिस पार्टनर का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो पहले फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं क्या चाहिए विटामिन B12 को? उसे चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का फिजियोलॉजी में दूसरा नाम होता है कैसल्स फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर आता कहाँ से है? एक्चुअली इंट्रिंसिक फैक्टर आता है स्टमक से। इट कम्स फ्रॉम द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। तो मतलब स्टमक क्या रिलीज़ करेगा? स्टमक रिलीज़ करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के साथ जाके बाइंड करेगा। तो B12 का ये मानना है कि जब मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा ना, तो हम दोनों जाके टर्मिनल आइलियम से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अगर बाय चांस किसी ने आके पेराइटल सेल्स में से इंट्रिंसिक फैक्टर निकालना बंद कर दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आया, अब मुझे बताओ क्या B12 अब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज़ को दोबारा लिख लेते हैं। अगर किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं अगेंस्ट द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, पेराइटल सेल्स मतलब अब क्या नहीं बनेगा? देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब मुझे बताओ क्या B12 अब्जॉर्ब होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस अनीमिया को क्या बोलते हैं? तो P फॉर पेराइटल सेल्स के दिक्कत की अनीमिया को बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक का पर्नीशियस अनीमिया। यानी कि पर्नीशियस अनीमिया है तो मेगैलोब्लास्टिक का ही वेरिएंट, बट हुआ क्यों है? कारण अलग है। कि ज़्यादा तौर पे हम कहते हैं कि B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी इसलिए हुई है क्योंकि किसी के खाने में इनकी मात्रा कम रही होगी। बट यहाँ पे खाने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पेराइटल सेल्स के अगेंस्ट है, जिसके कारण से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा। एक और चीज़, जब डाइट की बात करिए तो प्लीज़ रिमेंबर दैट B12 डेफिशिएंसी ज़्यादातर किस में देखी जाती है? प्योर वेजिटेरियंस में देखी जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ B12 इज सीन इन प्योर वेजिटेरियन फूड। सो हमेशा जब आपको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर बोला जाएगा कि पेशेंट इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। क्या होंगे मरीज़ के क्लिनिकल फीचर्स? एज आई सेड कि सबसे पहले जो पेशेंट होगा वो एक प्योर वेजिटेरियन डाइट का पेशेंट होगा, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में B12 की मात्रा नहीं होती। और किसी भी अनीमिया की तरह पेशेंट को थकावट यानी कि फैटीग, और साथ में देखने में जो उसका स्किन का कलर, नेल्स का कलर, आईज क्लेरा हो गया, या फिर कंजंक्टिवा में आप देखते हो, टंग देखते हो, तो सब जगह आपको पैलर दिखाई देगा। बट ये तो हर अनीमिया में दिखता है ना। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा हाइपर पिगमेंटेशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, सेम फोटो आई है। हाइपर पिगमेंटेशन आपको उंगलियों में भी दिख सकती है, और कुछ लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन आपको यहाँ पे नकल्स पे भी दिख सकती है। तो इसे बोला जाता है हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द नकल्स। जैसा कि मैंने कहा था कि टेस्ट भले ही आपने बहुत एक्सपेंसिव बना ली हो, आज भी एग्जामिनर पूछता तो हाथ देख के अनीमिया है। स्पून शेप नेल्स हुए तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन देखा तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। साथ में मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में दिखता है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, क्यों बनती हैं? न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ B12 डेफिशिएंसी के साथ। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो एक तो चीज़ पक्की है कि अगर मरीज़ में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं तो मुझे पता लग जाता है कि इसको B12 की तो दिक्कत है। अब वो क्यों होती है और क्या होती है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस? सो रिमेंबर, सबसे पहले ये सिर्फ देखी जाएंगी B12 डेफिशिएंसी के साथ, और इस न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन का नाम है SACD, यानी कि सब अक्यूट, ना अक्यूट ना क्रॉनिक, बीच का टाइम, कंबाइंड डीजेनरेशन,
कंबाइंड डीजेनरेशन। कंबाइंड का मतलब होता है कि दोनों प्रकार के लॉस देखे जाएंगे मरीज़ में, सेंसरी लॉस भी देखा जाता है, मोटर लॉस भी देखा जाता है। तो सेंसरी और मोटर दोनों लॉस होंगे। और डीजेनरेशन किसका हुआ? जो स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स हैं उनका डीजेनरेशन हुआ, जिसकी वजह से ये डिजीज़ देखी जा रही है। तो सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन इज़ द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। बट क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बायोकेमिस्ट्री में आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि विटामिन B12 का यूजेज कहाँ होता है। 2 रिएक्शंस में होता है। सबसे पहला रिएक्शन है जब मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम है, MMA कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना है, तब मुझे B12 की ज़रूरत है। और जब होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट होना है, तब भी मुझे B12 की ज़रूरत है। यानी कि अगर किसी को B12 की डेफिशिएंसी हुई तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। मतलब MMA विल नॉट कन्वर्ट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए का लेवल बढ़ता जाएगा पर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम का लेवल कम होता जाएगा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या बनाता है मेरी बॉडी में? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज़ नीडेड फॉर माइलिन प्रोडक्शन। अब खुद सोचो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो मरीज़ का माइलिन नहीं बनेगा। मरीज़ का माइलिन नहीं बनेगा तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन। मतलब समझ आ गया? दूसरा, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन नहीं बनेगा, यानी कि अब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता रहेगा और मेथियोनिन का लेवल कम हो जाएगा। तो अगर इसी के बेसिस पे आप मरीज़ के ब्लड टेस्ट करने की कोशिश करो, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में विटामिन B12 की तो डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड में उसकी मात्रा कम होगी, फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी होती है तो वो भी कम होगा। होमोसिस्टीन और मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में बढ़े हुए मिलेंगे, होमोसिस्टीन और मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में आपको बढ़े हुए मिलेंगे। साथ में कुछ लोगों में एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? वो पर्नीशियस अनीमिया के केसेस में। अगर पर्नीशियस अनीमिया है, पेराइटल सेल की दिक्कत है, तो ये एंटीबॉडी दिखेगी ब्लड में। साथ में एक टेस्ट करते हो नोन एज द फिग्लू टेस्ट। पहले तो फिग्लू का फुल फॉर्म, इट इज़ नोन एज फॉर्म अमीनो ग्लूटामिक एसिड, बट ये लिख के मैं इरेज करूँगी बिकॉज फॉर्मामिनो ग्लूटामिक एसिड सिर्फ आपको बताने के लिए था, राइट। इसको अगर आप इरेज करो क्योंकि फुल फॉर्म आपको नहीं जानना। फिग्लू टेस्ट करते क्यों है? तो F इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ अ टेस्ट फॉर फोलिक एसिड। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हो? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जानना चाहते हो। और इसमें आप मरीज़ से कौन सा सैंपल लेते हो? यू से आप याद करोगे, ये यूरिन में टेस्ट किया जाता है। तो फिग्लू टेस्ट इज़ अ टेस्ट फॉर फोलिक एसिड, मरीज़ से आप लोगे यूरिन का सैंपल। ये सब थे आपके ब्लड टेस्ट। बट ध्यान रखना कि इस पूरे अनीमिया में चाहे विटामिन B12 भी नहीं है और फोलिक एसिड भी नहीं है, तो जिस प्रकार के सेल्स बनेंगे वो कुछ तो ख़राब ही बनेंगे, तो ज़्यादा दिन तक तो वो भी नहीं सर्वाइव करेंगे। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ गोइंग टू बी ब्रेक डाउन ऑफ द RBCs, और जब भी RBC टूटेगा तो RBC में से निकलेगा वो जॉन्डिस वाला एलिमेंट। मतलब RBC के टूटने से, हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ सकता है, और ये तो जब भी बढ़ेगा तो साथ के साथ LDH अपना बढ़ाता ही है। तो बिलिरुबिन एंड LDH दोनों बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये RBC तो गड़बड़ RBC बन रहे हैं, तो ये टूटेंगे आगे जाके, वो टूटेंगे तो बिलिरुबिन और LDH बढ़ेगा। दिस इज़ वॉट यू गेट टू सी। इनके अलावा एक और टेस्ट है जो एक ज़माने में किया जाता था, आजकल इतना फेमस नहीं है, दैट इज़ शिलिंग टेस्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन, आपको शिलिंग टेस्ट का डिटेल नहीं जानना, इतना जान लो, शिलिंग टेस्ट कभी भी मरीज़ की ना डायग्नोसिस बनाने के लिए नहीं किया जाता। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया क्या है? B12 और फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी है, ये बात तो मुझे इन टेस्ट से वैसे ही पता लग जाएगी। तो शिलिंग टेस्ट मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं डायग्नोसिस बना सकूं, डायग्नोसिस मुझे पता है। शिलिंग टेस्ट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं मरीज़ के मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया का कारण ढूंढ सकूं। इट इज़ डन टू नो द कॉज ऑफ मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, कि क्यों हो रहा है। क्या डाइट का दिक्कत है, या पर्नीशियस अनीमिया की दिक्कत है, या फिर जहाँ पे आइलियम जेजुनम यहाँ से अब्जॉर्ब होना है वहाँ की दिक्कत है, या फिर क्या कोई इन्फेक्शन है। तो मुझे वो कारण जानना है। इन सब में से इन्फेक्शन पूछा जाता है, वो कौन सी इन्फेक्शन है जो B12 डेफिशिएंसी करा सकती है। एंड दिस इज़ व्हाट यू स्टडी इन केसेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मेरे साथ आप माइक्रोबायो RR में पढ़ोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी डायफिलोबोथ्रियम लैटम, जिसको आप डी लैटम के नाम से जानते हो, जिसका एक और नाम है यानी कि फिश टेपवर्म, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में फिश आता है ह्यूमन बींग के अलावा।
तो रिमेंबर ये जो पैरासाइट है ये B12 कराता है, और अभी अभी आपने पढ़ा था कि हुकवर्म पैरासाइट आयरन डेफिशिएंसी कराता है एंड डी लैटम हमारा B12 डेफिशिएंसी कराता है। तो ऐसा कारण अगर आपको जानना है तो आप शिलिंग टेस्ट यूज़ करोगे। फाइनली अगर पेरिफेरल स्मेयर देखा जाए पेशेंट का, तो ये हमने पहले पढ़ा था कि मैक्रोसिटिक अनीमिया है, यानी कि आरबीसी का साइज़ बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे आरबीसी का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो बोला क्या, मैक्रोसाइट। साथ में आरबीसी का साइज़ जो है वो थोड़ा ओवल भी हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मैक्रो ओवैलोसाइट। ठीक है, अगली फ़ोटो में अगर आप देखो तो आरबीसी के अंदर एक सिंगल डॉट पाया जाता है। इस सिंगल डॉट को बोला जाता है हॉवल जॉली बॉडीज़। तो जैसा कि मैंने कहा, हॉवल जॉली बॉडी देखने में कितने डॉट्स हैं, देखने में सिंगल डॉट है। याद करने का तरीका ये होगा कि आप देखोगे सिंगल एग्ज़ाम के बाद नहीं, बट आपके एग्ज़ाम तक जब आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है तो सिंगल लोग क्या होंगे, हैप्पी और जॉली होंगे, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं होगा। तो हैप्पी जॉली बॉडी क्या होती है, सिंगल होती है। अच्छा, किस चीज़ से बनी होती है ये? एक्चुअली जो सिंगल डॉट दिख रहा है वो डीएनए का रेमिनेंट है, थोड़ा सा डीएनए जो रह गया। और किस में देखी जाती हैं? तो एक तो जो आप पढ़ रहे हो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, उसमें हॉवल जॉली बॉडीज़ होती हैं। दूसरा ये पोस्ट स्प्लिनेक्टमी केसेस में भी देखी जाती हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री आए कि एक मरीज़ था जिसका 10 साल पहले स्प्लीन निकालना पड़ा था किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, तो स्प्लीन निकालने के बाद ब्लड में किस तरीके की बॉडीज़ देखी जाएंगी, दैट इज़ हॉवल जॉली बॉडीज़। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ रिंग बन रहा है तो वो तो नाम से पता लग रहा है, कैबो रिंग। आपने हमेशा फ़ोटो देखी है ये 8 वाली, पर ये बेसिकली एक धागा है। आप धागे को या किसी वायर को लेंगे तो आप किसी भी आकार में उसको मोड़ सकते हो। तो वो 8 की शेप का, D की शेप का, B की शेप का, O की शेप का, जो लेटर आप बनाना चाहो उसकी शेप का बना सकते हो। तो ये पतला सा धागा है क्या? व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन दैट दे विल आस्क यू? तो ये है स्पिंडल, आर्जिनिन रिच माइटोटिक स्पिंडल। अच्छा, ये माइटोसिस का वो धागा है जिस धागे से माइटोसिस अलग अलग होते हैं ना। तो रिमेंबर, माइटोटिक स्पिंडल जो धागा है उससे ये कैबो रिंग बनती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आरबीसी के अंदर आपको सडनली बहुत सारे डॉट्स दिखाई देंगे और इसका नाम होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग किससे बनी होती है? आरएनए से बनी होती है। और बेसोफिलिक स्टिपलिंग अगेन, जैसा कि आपने कहा कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में तो दिखेगी, बट कुछ समय बाद हम लोग इसे थैलेसीमिया में भी देखेंगे। सो बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज सीन इन बोथ मेगैलोब्लास्टिक एंड थैलेसीमिया। नाउ प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो हम बेसोफिलिक स्टिपलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे डॉट्स हैं तो इन्हें बोला जाता है फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग। INI-CET स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ याद कर लो, एक होता है कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर आपको बहुत मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे। तो कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज सीन इन केसेस ऑफ लेड पॉइजनिंग। इट इज सीन इन केसेस ऑफ लेड पॉइजनिंग। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर INI-CET। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में आते हुए सारे आरबीसी के चेंजेस हो गए, मैक्रोसाइट, मैक्रोवैलोसाइट, हॉवल जॉली बॉडी, कैबो रिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बट ये सारे आरबीसी की दिक्कत थी। WBC में क्या देखा जाता है? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। सो प्लीज़ नोट दैट इन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, पहले तो आपको जानना चाहिए कि एक न्यूट्रोफिल्स में 3 से अधिकतर 5 लोब्स हो सकते हैं। पहले तो आप ये गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे यहाँ पर देयर इज नंबर 7 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं जो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में दिखते हैं। क्या क्राइटेरिया है? या तो आप ऐसे 5% न्यूट्रोफिल्स ढूंढ लो जिनमें 5 लोब्स हैं, यानी कि आपने 100 न्यूट्रोफिल काउंट करे, 100 में से आपको 5 न्यूट्रोफिल ऐसे मिल गए जिनके पास 5 लोब्स थे। 5 आपने न्यूट्रोफिल्स ऐसे ढूंढे जिसके पास 5 लोब्स थे। या तो ये फुलफिल कर दो, या फिर आप ऐसा एक भी न्यूट्रोफिल ढूंढ लो जिसके पास 6 या 6 से अधिक लोब्स हो। जैसे कि यहाँ पर 7 लोब्स है, तो 6 या 6 से अधिक लोब, अगर आपको एक भी ऐसा न्यूट्रोफिल मिल गया तो आपको और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों में से जो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया वो हो जाएगा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू नो फॉर मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। अब हम बात करते हैं हिमोलिटिक अनीमियास की। जैसा कि उसका नाम हमें बताता है, हीमो यानी कि आरबीसी और लाइसिस, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। तो आरबीसी कहाँ पे टूट रहा है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। या तो वो ब्लड वेसल के अंदर टूटेगा, इंट्रावैस्कुलर, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी टूट रहा है तो इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस। और अगर वो ब्लड वेसल के बाहर टूट रहा है, जैसे कि लिवर आरबीसीज को तोड़ रहा है या स्प्लीन आरबीसीज को तोड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस। बिल्कुल एंड में जाके हम सारे इंट्रा और एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस का एक टेबल बनाएंगे।
बट पहले हम एक एक करके सारे हीमोलिटिक अनीमियाज पढ़ लेते हैं, जिसमें से पहला वाला है मेम्ब्रेन डिफेक्ट। उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम किसके मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। आरबीसी मेम्ब्रेन, जिसका डायग्राम ये है। आप एग्जैक्ट डायग्राम नहीं भी याद करोगे तो इट इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज आपको उन चीज़ों का नाम पता है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार सारे प्रोटीन्स का नाम पढ़ लो। यहाँ पर आपको 2 चेन्स दिखाई दे रही हैं जिनका नाम है अल्फा और बीटा स्पेक्ट्रिन। उसके बाद यहाँ पर एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मुझे दिख रहा है एंकायरिन बैंड 4.2 एंड बैंड 3। एक तरफ मुझे दिख रहा है एक्टिन बैंड 4.1 और बहुत सारे ग्लाइकोफोरेंस। सिर्फ नाम एक बार याद करने से एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई पूछेगा कि नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या होता है, तो नॉर्मल आरबीसी जो होता है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो बाइकॉनकेव शेप बनाने में हेल्प करता है? सो प्लीज रिमेंबर, अगर आप शेप वर्ड पढ़ोगे तो SPE यानी कि स्पेक्ट्रिन वो प्रोटीन है जो बाइकॉनकेव शेप बनाने के हेल्प करता है। उसके बाद आता है एक डिजीज विच इज नोन एज हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, जिसके नाम से मुझे समझ आती है कि जो आरबीसीज हैं वो गोल स्फेरिकल हो जाएंगे। तो कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा इसमें म्यूटेटेड होता है? दैट इज गोइंग टू बी एंकायरिन म्यूटेशन। और अगर आप अपने जेनेटिक्स के चैप्टर से याद करो तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस ज्यादातर केसेस में ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होता है, यानी कि जब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है तब एनकायरिन का म्यूटेशन हुआ होता है। बट अगर गलती से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाए, रिसेसिव मतलब सिवियर हो जाए, तो स्पेक्ट्रिन म्यूटेशन की वजह से ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस देखा जाता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का जो रीजन होगा वो होगा स्पेक्ट्रिन, और ये डिजीज को ज्यादा सिवियर बना देगा। इस पूरी मेम्ब्रेन में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? उसका नाम है ग्लाइकोफोरिन ए। और मतलब अगर आपको आरबीसी पहचानना है तो ग्लाइकोफोरिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यही वो प्रोटीन है जो कभी भी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस नहीं कराता। प्रोटीन नेवर म्यूटेटेड इन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इज ग्लाइकोफोरिन ए। नाउ कम्स अ क्वेश्चन फॉर INI-CET एस्पिरेंट कि यहाँ पर जो बैंड 3 है, अगर कभी इसमें म्यूटेशन हुआ तो किस तरीके का सेल देखने को मिलता है? तो 3, अगर आप 3 बनाने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है आप किसी 2 चीज़ों को पिंच करके खींच रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो और यहाँ से खींच रहे हो, तो पिंच वाला सेल बनता है, यानी कि पिंसर सेल। अगर आप ये फोटो देखो, और यही फोटो अवेलेबल है हर जगह, एग्जाम में भी यही आएगी, तो ऐसा लग रहा है आप आरबीसी में से कुछ पिंच करके निकालने की कोशिश कर रहे हो। आरबीसी का जो शेप है वो मशरूम शेप बन चुका है। सो प्लीज रिमेंबर, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसका थोड़ा सा एक बार और रिपीट अगर हम करें, और इसे अब पढ़ते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सबसे जो कॉमन डिफेक्ट वहाँ देखा जाता है वो है एंकायरिन, जो कि होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट HS के लिए। फिर जो सबसे सिवियर डिफेक्ट है वो देखा जाता है स्पेक्ट्रिन, क्योंकि वो कराता है ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। और जो डिफेक्ट कभी नहीं देखा जाता, दैट इज गोइंग टू बी ग्लाइकोफोरिन ए। अब हम पढ़ते हैं कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में जो आरबीसी है वो कैसे बन जाएंगे? वो स्फेरिकल बन जाएंगे। तो देख लेते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी स्फेरिकल लाइक दिस। इसे बोला जाता है स्फीरोसाइट। बट हम कैसे याद करेंगे? स्फीरोसाइट के बजाय हम याद करेंगे माइक्रोस्फीरोसाइट। इसे जानने का ये एडवांटेज होगा कि माइक्रोस्फीरोसाइट का जो साइज है, अगर आप इसे नॉर्मल आरबीसी से कंपेयर करोगे तो ये छोटा है, तभी स्फीरोसाइट को बोला माइक्रोस्फीरोसाइट। अगर कोई चीज छोटी होती है तो MCV क्या कहेंगे? कम हो जाएगा। साथ में अगर आप इस स्फीरोसाइट देखो तो इसके अंदर आपको कोई व्हाइट कलर का एरिया दिख ही नहीं रहा, पूरा हीमोग्लोबिन से भरा हुआ है। सो रिमेंबर, देयर इज नो पैलर, पूरा हीमोग्लोबिन भर दिया आपने इस आरबीसी के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस एक अनीमिया है। अनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा देखने में लग रहा है कि पूरा हीमोग्लोबिन ही सेल के अंदर भर चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब ये सेल साइज में छोटा हो रहा था तो यहाँ से, ये अगर नॉर्मल आरबीसी था, यहाँ से इसने छोटा बनने के लिए क्या करा? जितना भी अपने अंदर पानी था वो सारा इस सेल ने बाहर डाल दिया। तो मतलब वाटर लॉस हुआ। अब खुद सोचो, कहीं से अगर पानी बाहर बह जाएगा तो अंदर जो बचेगा वो ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ी है, पर जितना भी हीमोग्लोबिन था उसमें से पानी चले जाने के कारण वो हीमोग्लोबिन गाढ़ा हो चुका है, यानी कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब इस बेसिस पे अगर हम देखें कि हमारे पेशेंट में MCV क्या मिलेगा? साइज छोटा है तो MCV कम, और MCHC क्या मिलेगा? MCHC ज्यादा मिलेगा। अब खुद सोचो, ऐसे जो सेल्स हैं वो ज्यादा दिनों तक तो नहीं रह पाएंगे। हमें पता है कि एक रेड ब्लड सेल का जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है, पर ऐसे जो सेल्स होते हैं ये मुश्किल से 10 या 20 दिन तक ही सर्वाइव कर पाते हैं।
ये जो स्पीरोसाइट्स है इनका जो लाइफ स्पैन है ये केवल 10 से 20 दिन तक ही रहता है। तो इनको कौन किल करता है, कौन है वो ऑर्गन जो इन्हें किल करता है, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस, यानी कि ये ब्लड में नहीं किल हो रहे हैं, ये किल हो रहे हैं बाहर, कोई लिवर या कोई स्प्लीन इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तो अब आता है अगली चीज, यानी कि अगर लिवर या स्प्लीन इन्हें मार रहा है, जैसे कि मान लो स्प्लीन इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तो स्प्लीन जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। अब जब भी आरबीसी को आप मारोगे तो आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकला यानी कि बिलिरुबिन बन गया, तो पेशेंट को क्या होगा, जॉन्डिस। सबसे पहले स्प्लीनोमेगाली होगा, दूसरा बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से जॉन्डिस होगा, और बिलिरुबिन बढ़ा तो मरीज को गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स देखे जाएंगे। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायड माना जाता है। अगली चीज अगर अब हम देखें, अगर कोई आपके आरबीसीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये है आरबीसीज, और ये बार बार कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपका बोन मैरो चुपचाप शांति से तो नहीं बैठेगा। बोन मैरो आपके लिए कुछ काम अधिक करेगा, बढ़ाएगा वो आरबीसी का प्रोडक्शन। तो खुद सोचो, रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेटिकुलोसाइट बढ़ जाएगा। अब अगर आपको ये पता है तो खुद सोचो कि आरडीडब्ल्यू का क्या होगा। नाउ आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जो स्फीरोसाइट है वो तो छोटा वाला सेल है, माइक्रोस्फीरोसाइट, और रेटिकुलोसाइट जो होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये बड़े वाले सेल। अब खुद सोचो, दो टाइप के सेल आपको मिल रहे हैं, एक छोटे वाले स्फीरोसाइट और एक बड़े वाले रेटिकुलोसाइट। तो क्या आपको वेरिएशन मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल वेरिएशन इन साइज मिल रहा है, यानी कि आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है। क्या है वो छोटा वाला साइट स्फीरोसाइट, बड़ा वाला सेल रेटिकुलोसाइट। अच्छा, ये पढ़ने के बाद जो अगली चीज आपको जाननी है कि इस मरीज में सडनली एक दिन ऐसा आया कि बोन मैरो ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया, मतलब एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस कहीं भी अगर आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी एसोसिएटेड विद पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन। ऐसा आप माइक्रो में पढ़ते हो कि पार्वोवायरस जहां भी जाएगा बोन मैरो काम करना बंद कर देगा। अब फाइनली अगर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, तो एक टेस्ट है जिसका नाम है ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी टेस्ट, जिसके लिए ग्राफ एग्जामिनर पूछता है आपसे। प्लीज रिमेंबर, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो मुझे NaCl का, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताता है, और जो वाई एक्सिस है वो मुझे ये बताता है कि कितने प्रतिशत आरबीसी टूट चुके हैं, आरबीसी लाइसिस कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 40% आरबीसी टूटे हैं, यहाँ पे 100% आरबीसी टूट चुके हैं। तो अब इसके लिए पहले मैं सिर्फ नोटिस कहाँ करेंगे, हम देखेंगे कि नॉर्मल वाला ग्राफ, हमारे नॉर्मल आरबीसीज में अगर आप सोडियम क्लोराइड डालते हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो नॉर्मल आरबीसीज 0.7 पर टूट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। 0.6 के कॉन्सेंट्रेशन पे टूट रहे हैं, नहीं। 0.5 के कॉन्सेंट्रेशन पे, जैसे जैसे आप 0.5 से 0.3 की तरफ आ रहे हो, आप देखोगे आपके आरबीसी पहले 10%, 20, 40, 60, 80, 100% टूट जाता है। यानी कि जो टूटने का, जो ये पूरी कहानी है, आरबीसी टूटने की कहानी कहाँ से शुरू होती है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन से? 0.5% NaCl से शुरू होती है, और 0.3% NaCl तक आते आते वो 100% आरबीसी टूट जाते हैं। ये हमारे नॉर्मल आरबीसी है। अब यहाँ पे देखो, कुछ आरबीसी है जिसमें ग्राफ आपको राइट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में 0.7% पर की कॉन्सेंट्रेशन पर आरबीसी टूटने शुरू हो गए, और हमने ऐसा देखा कि वो 0.4 तक आते आते सारे ही टूट चुके थे। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की जो ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी है वो हाई है, H फॉर H। ज्यादा ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी का मतलब ज्यादा फ्रेजाइल, ज्यादा वीक, ये कमजोर सेल होते हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं। तो 0.7% पर ही ये टूट गए। हमारे नॉर्मल आरबीसी 0.5% पर टूटना शुरू होते हैं, पर ये ज्यादा कमजोर होने के कारण 0.7 पर ही टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दाहिनी तरफ अपना ग्राफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप इसका उल्टा देखो, एक डिजीज है जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के सेल्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तगड़े टफ सेल्स होते हैं, मतलब आप उसे जितने भी % में डालो वो आसानी से नहीं टूटेंगे। यानी कि उनकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कम है, फ्रेजाइल कम है, वो कम कमज़ोर हैं, वो टफ सेल्स हैं। तो देखो, हमारे सेल्स तो 0.5 पे टूटना शुरू हो जाता है। थैलेसीमिया के सेल्स का अगर आप ग्राफ देखो तो आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ बाहिनी ओर मुड़ गया है। तो मतलब ये लेफ्ट मींस 0.4 तक आते आते भी शायद टूटेंगे। इसका मतलब हुआ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के ज़्यादा सेल्स वीक होते हैं एंड थैलेसीमिया के सेल्स ज़्यादा टफ होते हैं। नाउ कमिंग बैक, ये जो था ये था हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट। आजकल ये टेस्ट ना करते हुए
जो टेस्ट किया जाता है वो है ईमा टेस्टिंग। ईमा का फुल फॉर्म है, एक डाई का नाम है ईओसिन 5 मैलामाइड टेस्टिंग। नाउ ईओसिन 5 मैलामाइड जो होता है वो एक डाई का नाम है, और इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक मशीन यूज करनी होती है जिसका नाम है फ्लो साइटोमेट्री। दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ ईमा टेस्टिंग, और ये जो मशीन का नाम है वो है फ्लो साइटोमेट्री, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि नॉर्मल सैंपल कौन सा है और पेशेंट का कौन सा है। तो वो हमेशा आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि ब्लू कलर जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सैंपल है, और जो रेड कलर है वो एक पेशेंट का ब्लड सैंपल है। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो ना कि यहाँ पे जो डाई लगाई गई है वो ईमा लगाई गई है। ईमा में अगर मैं एक नॉर्मल मरीज के या एक नॉर्मल इंसान के सेल्स को देखूंगी, आरबीसीज को देखूंगी, तो कितनी इंटेंसिटी, ईमा क्या डाई है, डाई मतलब आप कलर देखोगे कितना रंग आया है, तो कलर इस पीक तक आया। बट जब मैंने पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स पे यही कलर लगाया तो वो थोड़ा सा हल्का आया। क्यों हल्का आया? क्योंकि पेशेंट के आरबीसीज में कोई दिक्कत रही होगी, वो स्फेरोसाइट्स हैं, वो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का मरीज है, तो उसमें वैसा रंग नहीं आ सकता ईमा के साथ जैसा एक नॉर्मल पेशेंट में आता है, नॉर्मल इंसान में आता है। तो प्लीज रिमेंबर, ईमा टेस्टिंग जो की जाती है वो फ्लो साइटोमेट्री से की जाती है, एंड दैट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट। फाइनली ट्रीटमेंट क्या है? किसी को अगर जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है तो उसके जीन्स में घुस के तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, बट हाँ, जो आपका आरबीसीज को तोड़ने का काम कर रहा है आप उस ऑर्गन को निकाल लो। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करी जाती है दैट इज गोइंग टू बी अ स्प्लेनेक्टमी। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। ये था हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज नोट, जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग स्फीरोसाइट्स, तो प्लीज एकदम से कभी भी एकदम से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस नहीं बनाना। स्फीरोसाइट्स के 3 कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा कॉज जो होता है वो है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, और तीसरा G6PD डेफिशिएंसी। तो किस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करोगे? अगर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया आया तो ये जानने के लिए आप मरीज में कौन सा टेस्ट लगाओगे? कूम्स टेस्ट। क्या इसके अंदर कभी कोई फैमिली हिस्ट्री होगी इम्यून की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में हमेशा मदर, फादर, भाई, बहन, किसी को तो ये डिजीज साथ में रही होगी, और इसके लिए आप कौन सा टेस्ट लगाओगे? ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी। तो अगर स्फीरोसाइट का फोटो दिया और पूछा क्या सबसे पहली डिजीज ध्यान में आ रही है, तो वो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया है। पर अगर यही स्फीरोसाइट की फोटो के साथ इन्होंने बोला कि मदर या फादर या भाई या बहन को भी ये डिजीज चल रही है, फैमिली में भी ये डिजीज चल रही है, तो आप सोचोगे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला शेप हमें पढ़ना है वो है एकांथोसाइट एंड इकाइनोसाइट। सो प्लीज रिमेंबर, एकांथो शब्द का मतलब होता है स्पाइक। तो एकांथो शब्द का मतलब अगर स्पाइक है तो इन आरबीसीज को बोला जाता है स्पाइक सेल्स या स्पर सेल्स। किस में देखने को मिलेंगे? ए फॉर एकांथोसाइट्स, ए फॉर ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। सो नाउ यू विल हैव टू हाईलाइट कि अच्छा आरबीसी कैसा दिखाई देगा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पाइक होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आपको स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। तो एकांथो शब्द यानी कि स्पाइक, और ए फॉर ए, तो एकांथोसाइट इज सीन इन ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। दूसरी तरफ है आपके पास इकाइनोसाइट। इकाइनोसाइट का दूसरा नाम है बर सेल, और ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके स्पर और बर के बीच में कंफ्यूजन करते हैं। प्लीज रिमेंबर कि ई जैसे आप बनाते हो उसी प्रकार से आगे उसमें आप बी भी बना सकते हो। तो इकाइनोसाइट यानी कि क्या होता है? वो होता है बर सेल। अब किस में देखा जाता है? तो सबसे पहले ई से एक चीज, फिर बर सेल, तो बी और यू से 2 चीजें, तो ऐसे याद करेंगे। तो पहले ये बी और यू कर लेते हैं। ये देखा जाता है बर्न्स के पेशेंट्स में, ये देखा जाता है यूरीमिया के पेशेंट्स में, किडनी फेलियर यूरीमिया के। और ई फॉर इकाइनोसाइट में क्या याद करोगे? EDTA चेंजेस, यानी कि अगर किसी इंटर्न ने ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद बहुत लंबे समय तक उसे EDTA की वैक्यूटेनर में रखा और वो लैब में देख के न भूल गया, उस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि आपके जो सारे सेल्स हैं वो बर की तरह दिखाई देंगे। तो क्या होता है बर सेल? बर सेल यानी कि ब्लर सेल। ब्लर मतलब जो आपको पूरा आसपास ऐसे जिगजैग जिगजैग दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर अगर आप ये वाला सेल देखो, ये वाला सेल देखो, तो ये सारे सेल्स आपको ऐसे ब्लर दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो प्लीज रिमेंबर कि एकांथोसाइट तो ये स्पाइक वाला सेल हो जाएगा और इकाइनोसाइट ये ब्लर वाला सेल हो जाएगा। एकांथो का दूसरा मतलब हो गया स्पाइक, इकाइनो का दूसरा हो गया बर सेल। अब सारी शेप्स खत्म करने के बाद लेट्स गो टू एंजाइम डेफिशिएंसी।
G6PD डेफिशिएंसी, तो सबसे पहले अगर इसका कॉज पूछा कि क्या होता है, ऑब्वियसली ये G6PD डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। ये एक एंजाइम है जो बॉडी में नहीं होगा। बट G6PD डेफिशिएंसी ऐसा नहीं है कि 100% ही नहीं है बॉडी में। G6PD कुछ प्रतिशत मिसिंग होता है। तो यानी कि इस मरीज को पूरा समय 24/7 ये डिजीज नहीं रहेगी। ये डिजीज तब आएगी जब बॉडी पे किसी प्रकार का लोड बढ़ेगा। जैसे कि अगर कोई एंटी मलेरियल ड्रग्स कंजम्पशन कर रहा है, मलेरिया एंडेमिक है उस एरिया में, एंटी मलेरियल ड्रग्स लंबे समय तक कंज्यूम करा पेशेंट ने, या फिर अगर पेशेंट कोई मेडिटेरेनियन रीजन में रहता है। मेडिटेरेनियन रीजन में दिक्कत ये है कि एक फूड आइटम खाया जाता है जिसका नाम है फैवा बीन्स, और फैवा बीन्स G6PD के लेवल को कम करते हैं। तो आपके और मेरे में G6PD नॉर्मल है, हम फैवा बीन्स खा लें या हम मलेरिया की दवाई ले लें तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा G6PD कम होगा, वो हम संभाल लेंगे। इन मरीजों में ऑलरेडी G6PD की मात्रा कम है। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद G6PD की मात्रा और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको सिम्टम्स आने शुरू होंगे। तो ये हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो ध्यान में रखने। और जैसा कि हमने कहा कि कोई पूरी जिंदगी तो एंटी मलेरियल ड्रग्स या फैवाबीन्स नहीं खाता, तो ये जो डिजीज़ है वो एक इंटरमिटेंट डिसऑर्डर है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, अगर किसी के पास G6PD नहीं है, प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी बॉडी फाइट करना छोड़ देती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। कभी सोचा है कि आपके आसपास इतना प्रदूषण है और इतनी सारी बुरी चीज़ें हैं, खाने में पीने में इतने फ्री रेडिकल्स बनते हैं, पर वो G6PD है जो आपको काफ़ी चीज़ों से बचा लेता है। अब G6PD अगर नहीं हो तो फिर तो कोई बचाने के लिए नहीं है आपके पास। इसके लिए आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे हो सकता है। तो ठीक है, उसके लिए हमने ये जाना कि जब भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी उस दौरान मरीज को सिम्टम्स आएंगे और आपके आरबीसी टूटने शुरू हो जाएंगे। उसमें आपको ये जानना है कि आरबीसी कौन तोड़ रहा है। क्या वो आपके ब्लड वेसल के बाहर टूट रहे हैं, एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस? यस। क्या थोड़े से आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर भी टूट रहे हैं? बिल्कुल। तो ये एक्चुअली दोनों प्रकार का माना जाता है, ईवीएच प्लस आईवीएच, मतलब ब्लड वेसल के अंदर भी टूटेंगे, ब्लड वेसल के बाहर भी टूटेंगे, पर ज्यादा ब्लड वेसल के बाहर टूटेंगे। और कौन तोड़ेगा? स्प्लीन। अभी हमने कहा था जो ज्यादा काम करेगा उसका साइज बढ़ जाएगा। स्प्लीन अब आरबीसी तोड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, तो क्या स्प्लीन का साइज बढ़ना चाहिए? आइडियली तो यस। पर क्या स्प्लीन पूरा समय यही काम कर रहा है या सिर्फ उन दिनों में जब मलेरिया का ड्रग लिया या उन दिनों में जब फैवाबीन्स लिए? तो इसका मतलब क्योंकि ये इंटरमिटेंट डिसऑर्डर है, स्प्लीन का साइज नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की तरह पूरा समय यही काम कर रहा होता स्प्लीन, तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता। ठीक है, अब हम समझ जाते हैं कि G6PD के अंदर स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस में सबसे पहली चीज हमारे सेल्स में जो खराब होगी वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन खराब हुआ तो क्या बनी? हाइंस बॉडीज। क्या होती है हाइंस बॉडीज? हाइंस बॉडीज होती है खराब वाला हीमोग्लोबिन, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पूरे हीमेटोलॉजी में कोई भी स्टेन यूज करना है तो कौन सा स्टेन यूज करोगे? रोमानोव्स्की स्टेन। बट प्रॉब्लम ये है, हाइंस बॉडी, मैम नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो रोमानोव्स्की स्टेन पकड़ लेता, बट खराब वाला हीमोग्लोबिन क्यों रोमानोव्स्की स्टेन पकड़ेगा? सो इज इट गोइंग टू स्टेन with Romanovsky stains? No, it does not stain with Romanovsky stain। तो अब हमें हाइंस बॉडी अगर देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे? इसके लिए एक दूसरा स्टेन आया जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट स्टेन। और तभी जो पहली फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है वो आमतौर पे फोटो रेड कलर की होती है क्योंकि रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, पर यहाँ पे बहुत ही फीके रंग की फोटो है, ग्रेइश कलर है। तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि किसी ने लाइट कम कर दी हो। तो क्यों ऐसी फोटो है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्टेन यूज ही नहीं हुआ ना, यहाँ पे स्टेन यूज करा गया है क्रिस्टल वायलेट। एंड इस पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एक सिंगल बॉडी है जिसे कि बोला जाता है हाइंस बॉडी। ठीक है, तो हाइंस बॉडी मुझे समझ आ गया, इट इज मेड अप ऑफ खराब हीमोग्लोबिन, क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करेंगे। इट डज नॉट स्टेन विद रोमानोव्स्की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा G6PD डेफिशिएंसी में आपको ऐसे वाले सेल्स दिखेंगे जिनका नाम है बाइट सेल्स। बाइट सेल्स का दूसरा नाम डेग्मासाइट। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं जिनका नाम D से शुरू होता है। आप याद कैसे करोगे? डॉग मा बाइट, डॉग बाइट, दैट इज हाउ यू विल बी रिमेंबरिंग। प्लीज रिमेंबर, डॉग बाइट इज योर निमोनिक। तो दो सेल्स, दो चीजें, एक दिखेगा हाइंस बॉडी और दूसरा दिखाई देगा द बाइट सेल्स और डेग्मासाइट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट करना है तो ये दो नाम सिर्फ आपको रटने और इनकी डिटेल नहीं जाननी। एक है फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट, दूसरा है मेथहीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट। यानी कि अगर ऐसा कोई भी नाम आता है आप इतना जान लो कि ये
G6PD डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। बट कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं? G6PD ऐसे कर लो, एलाइजा से आप जान लो कि G6PD लेवल नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो आपको डिजीज़ के बारे में पता लग जाएगा। अगली डिजीज़ पढ़ने से पहले अभी तक हमने 3 बॉडीज़ पढ़ी जिनके बारे में डिटेल्स जानना ज़रूरी है और एग्जाम में आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहले आप जाके देखोगे, अगर जो फोटोज़ है वो नॉर्मल रेड कलर की दिख रही है, यानी कि वो रोमनॉफ्स्की स्टेन वाली फ़ोटो है, तो उनका आंसर अलग होगा। अगर आपको ये फीके से रंग वाली फ़ोटो दिखाई दी, तो मतलब इसके अंदर क्या यूज़ करा गया है? इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया गया है। और क्रिस्टल वायलेट के साथ अगर मुझे बॉडीज़ दिख रही हैं, तो वो तो एक ही हो सकती हैं, हाइंस बॉडीज़, जो G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया में दिखती हैं। अगर लाल लाल रंग का फोटो दिख रहा है, तो अब देखो एक बॉडी दिख रही है या अनेक बॉडी दिख रही है। अगर एक एक बॉडी दिख रही है, अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था हैप्पी जॉली टू बी सिंगल, कि जो सिंगल है वो खुश है, तो प्लीज रिमेंबर दैट सिंगल बॉडी दिख रही है तो वॉवल जॉली बॉडी, जो हमें मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में दिखी थी और साथ में स्प्लीन रिमूवल के बाद दिखाई दी थी पोस्ट स्प्लेनेक्टमी। बट अगर इसी फोटो में अनेक ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, तो वो पैपेनहाइमर बॉडीज जो आयरन के बने हुए थे और कौन से अनीमिया में दिखते हैं, दोज आर सीन इन द सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, राइट। सो पहले जाके आप स्टेन पता कर लेना। क्रिस्टल वायलेट हुआ तो फिर बन जाएगा हाइंस बॉडी, रोमनॉफ्स्की हुआ तो एक है तो हैप्पी जॉली सिंगल ओवल जॉली, और अगर अनेक है तो फिर पैपेनहाइमर बॉडीज। बॉडी सारी खत्म हो गई। अब हम अगले अनीमिया पे चलते हैं, PNH, पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। जानने से पहले अभी तक जितनी भी डिजीजेस थी वो घर परिवार में कहीं ना कहीं से मरीज को मिली थी, जेनेटिक प्रॉब्लम थी। ये वो इकलौता अक्वायर्ड RBC डिफेक्ट है, यानी कि जब ये मरीज में होगा तो ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है जिसको ये डिजीज रही होगी। तो क्या होता है पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया? फॉर दैट आई हैव गॉट यू वन टेबल। तो इसके लिए P फॉर पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया, P फॉर ये जो डिजीज है ये पीगा जीन का डिफेक्ट है। पीगा जीन क्या करता है, नॉर्मल समझ लो। पीगा जीन हमारी बॉडी में बनाता है GPI एंकर्स। पहले आपको रटना पड़ेगा, फिर फोटो देख लेंगे। पीगा जीन हमारी बॉडी में बनाता है GPI एंकर्स, और एंकर्स का काम होता है किसी चीज को पकड़ के रखना। तो GPI एंकर्स क्या करते हैं, वो पकड़ के रखते हैं CD55 और CD59, इनके दूसरे नाम है। CD55 को बोला जाता है डैफ एंड CD59 को बोलते हैं मर्ल। तो छोटे वाले नंबर का छोटा वाला नाम, बड़े वाले नंबर का बड़ा वाला नाम। अब ये जो लोग हैं, ये CD55 CD59, ये हमारी बॉडी में जब तक है हमें दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर किसी में, अब ध्यान से, पीगा जीन का डिफेक्ट हो गया तो GPI एंकर्स नहीं बनेंगे, यानी कि CD55 और CD59 काम करना बंद कर जाएगा। अब क्या दिक्कत आने वाली है? बिल्कुल आएगी, और वो दिक्कत ये है जो RBCs है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जिसमें आपको ये जरूर जानना है कि जो RBC यूरिन, मतलब हीमोग्लोबिन यूरिन में आ रहा है, मतलब RBC टूट रहा है। बट ये जो दिक्कत हो रही है ये ज्यादातर रात में देखी जाती है। तो जब मरीज रात में उठेगा वो आपको जरूर बताएगा कि जो यूरिन का कलर था वो रेड कलर का था। पर यही मरीज जब दिन में यूरिनेशन के लिए जाएगा तो फिर उसके यूरिन का कलर नॉर्मल होगा। तो ये जो डिजीज है, इसको अगर डायग्नोसिस करना चाहते हो तो कुछ तो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिनके सिर्फ नाम याद करने हैं। पहला है हैम्स एसिडिफाइड सीरम टेस्ट, दूसरा है सुक्रोज लाइसिस टेस्ट। इनके सिर्फ नाम याद करने। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा जेल कार्ड के ऊपर। और जेल कार्ड क्या होता है? जेल कार्ड का एक जेल कार्ड देख लो, उसके बाद आप पैथोलॉजी में सारे जेल कार्ड देख सकते हो। तो जेल कार्ड आपको ये बताता है, जैसे ये 2 मरीजों के 2 जेल कार्ड है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि कार्ड है बना हुआ, उसके अंदर कुछ जेल है, तो इसलिए मतलब आंसर हो गया जेल कार्ड। इसमें एक तो कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल पे तो फोकस ही नहीं करना, यहाँ पे फोकस करना है डैफ और मर्ल। आई थिंक इतना सबको पता है। छोटा वाला नाम था CD55 छोटा नंबर, बड़ा वाला नाम था बड़ा नंबर CD59। अब जेल कार्ड पहचानने का तरीका ये है कि आपको ब्लड की लाइन दिख कहाँ पे रही है, जेल कार्ड के ऊपर या जेल कार्ड के नीचे। तो अगर आपको लाइन ऊपर दिखाई दे रही है तो टॉप का रिजल्ट जो होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, और अगर लाइन नीचे दिखाई देती है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। नेगेटिव से क्या याद रखोगे? नेगेटिव से याद रखेंगे नीचे, यानी कि टॉप पे लाइन आई तो पॉजिटिव, नीचे लाइन आई तो नेगेटिव। सो अब बताओ, यहाँ पे टॉप पे लाइन आ रही है, यहाँ पे भी टॉप पे लाइन आ रही है, यानी कि इस मरीज के पास CD55 और CD59 है, जो कि हम सब के पास है। मतलब ये कोई मरीज है ही नहीं, ये नॉर्मल इंसान है। अब दूसरे जेल कार्ड पे आओ, ये देखो यहाँ पे फिर छोटा नंबर छोटा वर्ड,
बड़ा नंबर बड़ा वर्ड। अब मुझे बताओ यहाँ पे लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ पे लाइन नीचे आ रही है, नीचे यानी कि नेगेटिव। तो क्या इन लोगों को पीएनएच हो सकता है? बिल्कुल इन लोगों को पीएनएच है। तो अगर टॉप पे लाइन आई तो पॉजिटिव, जिसके पास है वो नॉर्मल, नीचे लाइन आई तो नेगेटिव, जिसके पास नहीं है दैट बिकम्स अ केस ऑफ पीएनएच। पर ये जो होते हैं ये माने जाते हैं हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट। सो प्लीज रिमेंबर जेल कार्ड क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। हमें कुछ करना है कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के लिए दो टेस्ट है, फ्लो साइटोमेट्री और फ्लो साइटोमेट्री का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन जिसे बोला जाता है फ्लेयर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लो साइटोमेट्री मुझे क्या मेजर करके देता है, जो कि मैम CD मार्कर्स है। फ्लो साइटोमेट्री हमेशा CD मार्कर मेजर करता है, CD55, CD59। बट फ्लेयर क्या मेजर करता है? अब मुझे बताओ दिक्कत असली में क्या है? दिक्कत CD55, 59 की है, या दिक्कत ये है कि जो GPI एंकर थे वो नहीं बने, और बने नहीं इस वजह से वो 55 और 59 को पकड़ नहीं पाए। तो असली जो दिक्कत है वो GPI एंकर्स की है, और जो फ्लेयर है वो असली दिक्कत जाके पकड़ता है। मतलब फ्लेयर जो है वो क्या डिटेक्ट करता है? वो डिटेक्ट करता है GPI एंकर्स। तो प्लीज लुक एट दिस फोटो। अगर उन्होंने कहा कि देखो ये कुछ GPI एंकर्स है और GPI के साथ ये कुछ CD55, 59 है, तो अगर कोई मशीन CD55 और 59 की जांच कर रही है तो उसको आप बोलोगे फ्लो साइटोमेट्री, और अगर कोई मशीन डायरेक्ट GPI एंकर्स की जांच कर रही है तो उसको आप बोलोगे फ्लेयर। अभी भी क्वेश्चंस में गोल्ड स्टैंडर्ड या स्क्रीन मेथड कंफर्मेशन फ्लो माना जाता है, बट एक्चुअली आप प्रैक्टिस में जाओगे तो फ्लेयर एक बेटर टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं। इस पेशेंट में आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो सबसे पहले देयर कैन बी थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड क्लॉट बनना। तो हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, जिसे आप बट-चियारी सिंड्रोम के नाम से जानते हो सर्जरी में। सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो अलग अलग ऑर्गन्स में क्लॉट बन सकता है। दूसरा क्या जानोगे? अब बोन मैरो की मर्जी है। इसके अंदर क्या है? पीएनएच ना दोनों प्रकार से बोन मैरो की मर्जी है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहे। या तो वो एक दिन बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा, जिसे आप बोलोगे एप्लास्टिक अनीमिया, या फिर एक दिन उसका मन करेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करो, जिसे आप बोलोगे अक्यूट ल्यूकीमिया। तो दोनों डायरेक्शन में बोन मैरो जा सकता है। ट्रीटमेंट के लिए आजकल एक ड्रग आया है मेडिसिन में जिसका नाम है एक्यूलिज्यूमैब। सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करोगे तो हमारे पेशेंट में CD55 और 59 काम नहीं कर पा रहा था, तो जो काम नहीं कर पा रहा उसकी रिप्लेसमेंट दे दो। तो जो CD55 और 59 का काम होता है वो अब यहाँ पर हम एक ड्रग के थ्रू एक्यूलिज्यूमैब से करा लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल फ्लैश कार्ड फॉर पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। आगे बढ़ते हुए नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज में दो हैं जिन पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक है सिकल सेल अनीमिया और एक है थैलेसीमिया। बट इन दोनों को पढ़ने से पहले एक और डिजीज है जिसको INI-CET में पूछा जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन C डिजीज। सिर्फ INI-CET स्टूडेंट्स के लिए। तो हीमोग्लोबिन C डिजीज में क्या दिक्कत होती है? बीटा 6 पोजिशन पे ग्लूटामिन इज गोइंग टू गो अवे एंड इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय लाइसिन। सो रिमेंबर जब आप हीमोग्लोबिन C लिखते हो, सो रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी ग्लूटामिन तो गो होगा, बट बदले में क्या आएगा हीमोग्लोबिन C में? बदले में आएगा मैम लाइसिन आ जाएगा। सो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन C डिजीज होती है। और ये जो RBCs आप देख रहे हो, क्या आपको ऐसे कुछ बैंड बनता दिखाई दे रहा है? इसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन C क्रिस्टल्स, यानी कि जब पैथोलॉजिस्ट पेरिफेरल स्मीयर देखते हैं तो उन्हें ऐसे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। ये तो एक INI-CET के लिए क्वेश्चन था। जो दो हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स हैं जो सभी को जानने हैं वो है सिकल सेल और थैलेसीमिया। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सिकल सेल अनीमिया से। सो प्लीज रिमेंबर सिकल सेल अनीमिया का कॉज अगर पूछा जाएगा तो ये सब जानते हैं कि बीटा 6 पोजीशन पे किसकी रिप्लेसमेंट किससे होती है? तो ग्लूटामिन इज गोइंग टू गो, ग्लूटामेट गोज अवे, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी वेलकम्ड? वैलिन इज गोइंग टू बी वेलकम्ड। सो प्लीज रिमेंबर ग्लूटामिन विल गो एंड वैलिन इज गोइंग टू बी वेलकम, यानी कि ग्लूटामिन रिप्लेस होके किससे रिप्लेस होता है? वैलिन से रिप्लेस होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या बनेंगे? इसकी वजह से बनते हैं सिकल सेल्स। तो एक तरफ से सिकल सेल्स देख लो, ये ऐसे दिखाई देते हैं। दीज आर हाउ सिकल सेल्स आर गोइंग टू लुक लाइक। सिकल सेल का दूसरा नाम होता है ड्रपेनोसाइट। आई होप यू डिडंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी हमने डेग्मासाइट पढ़ा था। डेग्मासाइट बाइट सेल था, ये है ड्रपेनोसाइट जो कि है सिकल सेल। अब सिकल सेल की एक प्रॉपर्टी है कि सिकल सेल होता है स्टिकी, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये चिपकने की कोशिश करते हैं, और किसी भी ब्लड वेसल में जाके जुड़ के एक जगह बैठ जाएंगे तो ब्लड वेसल में तो ऑक्लूजन हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा वेजो ऑक्लूजन। तो खुद सोचो, जिस भी ऑर्गन में ये गए, ब्रेन में गए तो स्ट्रोक करा देंगे, हार्ट में गए तो हार्ट अटैक करा देंगे, कहीं भी जुड़ा हुआ क्लॉट ब्लड में चला गया
तो पेशेंट को तो ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स पूछे गए तो क्या क्या देखे जाते हैं? स्कल में एक चीज़ बनती है जिसे बोला जाता है क्रू कट अपीयरेंस। क्रू कट अपीयरेंस की फोटो अभी आगे जाके देखेंगे। क्रू कट अपीयरेंस सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों में पाया जाता है। अगली चीज जो देखी जाती है वर्टिब्रे। वर्टिब्रे में जो वर्टिब्रा का शेप है वो बन जाता है फिश माउथ वर्टिब्रा। द वर्टिब्रा शेप इज गोइंग टू बिकम फिश माउथ वर्टिब्रा। प्लीज रिमेंबर, फिश माउथ वर्टिब्रा सिकल सेल एनीमिया के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में भी देखा जाता है, जब आप रेडियोलॉजी में पढ़ोगे। एंड फाइनली स्प्लीन। अब खुद सोचो, स्प्लीन में जुड़े हुए आरबीसी जाके बैठ गए और स्प्लीन को ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल पाई, तो धीरे धीरे स्प्लीन अपने आप साइज में छोटी हो जाएगी। यानी कि सर्जन ने सर्जरी भी नहीं करी और स्प्लीन अपने आप गायब होनी शुरू हो गई, जिसे क्या बोला जाएगा? ऑटोस्प्लेनेक्टमी। तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इनके टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले पेरिफेरल स्मेयर में क्या देखने को मिलेगा? सिकल सेल्स दिखेंगे, यानी कि ड्रपेनोसाइट्स दिखेंगे। एक बार आपको सिकल सेल्स दिख गए तो फिर कोई शक नहीं है, वो तो पक्का ही सिकल सेल अनीमिया है। बट अगर आपको सिकल सेल नहीं दिखे तो आप कौन सा टेस्ट कर सकते हो? सिकलिंग टेस्ट कर सकते हो। सिकलिंग टेस्ट क्या होता है? आप एक पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हो और उसमें एक केमिकल डालते हो जिसका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डालने पे आप देखोगे कि जो सेल ऐसे छुपने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को नॉर्मल शेप का दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये केमिकल ऐड करने पे उन्होंने सिकल बना लिया। तो ये है सिकलिंग टेस्ट। क्या केमिकल डाला? 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाला, और वो डालने के बाद कैन यू सी कि जो सेल्स नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, अब कितने सारे सेल्स ने अपनी शेप बदल ली और अब वो सिकल बन के हमारे सामने आ गए। पर ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। अब कुछ ऐसे टेस्ट पे चलते हैं जो कि ज़्यादा पूछा जाएगा, जो कि है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न अ निमोनिक दैट इज गोइंग टू बी हफ्सा। तो क्या होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस? जैसे कि आप स्कूल डेज से पढ़ते आए हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमेशा एक होगा पॉजिटिव एंड जो कि है एनोड, और एक होगा नेगेटिव एंड जो कि है कैथोड। और इसके लिए आपको कौन कौन से हीमोग्लोबिन याद करने हैं? HAFSA2 हफ्सा। इसलिए हमने एक निमोनिक याद करा, दैट इज हफ्सा। हफ्सा क्या बताता है? हीमोग्लोबिन अडल्ट A वाला, देन उसके बाद फीटल, देन उसके बाद सिकल, एंड फिर A दोबारा आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है तो A2 लिख दो, यानी कि हीमोग्लोबिन A2। इसमें जो कैच है वो ये है कि जो S वाला हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन D के साथ सेम दिखाई देता है। मतलब अगर यहाँ पे बैंड आएगा तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि मरीज को हीमोग्लोबिन S की दिक्कत है या हीमोग्लोबिन D की दिक्कत है। कोई भी दिक्कत हो सकती है मरीज को। सो नाउ व्हाट यू हैव टू नो फर्दर, साथ में ये जो A2 है ये किस तरफ ज्यादा आ रहा है? ये कैथोड की तरफ ज्यादा आ रहा है। तो कैसे याद करें? मैम हफ्सा निमोनिक में मुझे एग्जाम में कैसे याद रहेगा किस तरफ एनोड लगाएं किस तरफ कैथोड? तो अडल्ट हीमोग्लोबिन कहाँ की तरफ ज्यादा आता है? एनोड की तरफ, है ना? तो रिमेंबर, अडल्ट हीमोग्लोबिन एनोड की तरफ ज्यादा आएगा। वेरस कैथोड की तरफ क्या क्या आएगा? देखो ध्यान से देखो, कैथोड की तरफ आएगा HbC, फिर AT से मुझे याद आ जाएगा हीमोग्लोबिन A2, फिर आएगा हीमोग्लोबिन O एंड हीमोग्लोबिन E। हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन O, हीमोग्लोबिन E, ये सब कुछ कहाँ आएगा? कैथोड की तरफ। और अडल्ट कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। तो बन गया हमारा निमोनिक हफ्सा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट नंबर 5 का डायग्नोसिस देखो ध्यान से। तो यहाँ पर पेशेंट नंबर 5 का हीमोग्लोबिन यहाँ पे आया। ये कौन सा बैंड है? ये यहाँ पर आ रहा है मैम, लेबलिंग होगा तो मुझे बस देखना है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पेशेंट को सारा सिकल हीमोग्लोबिन है या फिर पेशेंट का D हीमोग्लोबिन है। तो अगर सिकल हीमोग्लोबिन है तो सिकल सेल अनीमिया बन जाएगा, और अगर D हीमोग्लोबिन है तो इसको तो बोला जाता है हीमोग्लोबिन पंजाब, बिकॉज ये उस बेल्ट में ज़्यादा पाया जाता है। लेट्स लुक एट पेशेंट 7। पेशेंट 7 में मुझे एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो मान लेते हैं ये S और D में से S है, सिकल हीमोग्लोबिन, और एक छोटा सा उसी पेशेंट का मुझे अडल्ट हीमोग्लोबिन भी दिखाई दे रहा है। तो अब इस मरीज की क्या डायग्नोसिस हुई? थोड़ा सा अडल्ट भी हुआ, थोड़ा सा सिकल भी हुआ, तो ये बन जाएगा सिकल सेल ट्रेट। प्लीज रिमेंबर, अगर सिर्फ सिकल सेल दिख रहा है तो सिकल सेल अनीमिया, अगर सिकल और अडल्ट दोनों हीमोग्लोबिन दिख रहे हैं तो सिकल सेल ट्रेट। दैट इज हाउ यू डू HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट इनमें से कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। किसी भी हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर का गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा गया तो वो HPLC होगा। फॉर एनी हीमोग्लोबिनोपैथी इट इज गोइंग टू बी HPLC। फाइनली हम मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सिकल सेल अनीमिया में हम एक ड्रग देते हैं विच इज नोन एज हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया का काम ये होता है कि हाइड्रोक्सी यूरिया हमारी बॉडी में जब भी आप दोगे तो वो फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। क्यों आप बढ़ाना चाहोगे फीटल हीमोग्लोबिन?
क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन की एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन को जोड़ के रखता है, वो ऑक्सीजन अफिनिटी बढ़ा के रखता है। और सिकल सेल्स ने ना एक रूल बनाया कि अगर आप मुझे ऑक्सीजन दे दोगे ना तो मैं अपना शेप ठीक रखूंगा, जिस दिन आप ऑक्सीजन कम कर दोगे मैं अपना शेप सिकल कर लूंगा, आप ऑक्सीजन ठीक कर दो मैं भी अपनी शेप ठीक कर दूंगा। तो आप ऑक्सीजन बढ़ा के रखो कि वो जो सिकल वाले सेल थे जैसे ही उन्हें ऑक्सीजन मिला वो नॉर्मल बन गए। तो यही हमने करने की कोशिश करी है कि इन्हें इतना ऑक्सीजन दो कि ये नॉर्मल शेप के बन के रहे, क्योंकि जेनेटिक्स तो आप मरीज के चेंज नहीं कर पाओगे पर ये जरूर आप चेंज कर सकते हो। आई होप दिस इज गोइंग टू बी ओके एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन। सिकल सेल अनीमिया पढ़ लिया, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया के बाद जो अगला हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर पढ़ना है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम अल्फा थैलेसीमिया से शुरुआत करते हैं। हमारा जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? अल्फा टू बीटा टू, यानी कि 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अल्फा थैलेसीमिया तब बोला जाता है जब अल्फा चेन्स बननी बंद हो गई। सो व्हाट इज अल्फा थैलेसीमिया? ए फॉर ए, मतलब अल्फा जीन्स आर गेटिंग व्हाट? म्यूटेटेड या डिलीटेड? मैम अल्फा जीन्स एब्सेंट हो गए, यानी कि अल्फा जीन्स का डिलीशन हो गया। ये क्वेश्चन याद रखना, अल्फा जीन का डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया बोला जाता है। तो नॉर्मली मुझे बताओ हमारे पास कितने अल्फा जीन्स होते हैं? हमारे पास नॉर्मली 4 अल्फा जीन्स होते हैं, और अगर चारों अल्फा जीन्स प्रेजेंट आ रहे हैं तो मतलब ये मरीज नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है। अब एक एक करके एक अल्फा जीन डिलीट करो। अगर एक अल्फा जीन डिलीशन है, देयर इज 1 अल्फा जीन डिलीशन, सो देन इसके अंदर तो मैम 3 तो है ना, मेजोरिटी तो है, तो इस मरीज को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक। अगर 2 जीन्स की डिलीशन हो गई तो अब मरीज को तो कुछ नहीं होगा, बट आगे उसकी फैमिली और अगर आगे उसके बच्चे होंगे तो वहां दिक्कत आ सकती है। इसे बोला जाता है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, 2 जीन्स की डिलीशन पे। अगर 3 जीन्स डिलीट हो गए, अगर 3 जीन्स आर डिलीटेड, तो इसमें खुद सोचो मैम, अल्फा चेन तो बनने से रहा क्योंकि 3 तो जीन डिलीट हो गए, ये बीटा बेचारा अकेला रह गया। तो बीटा 2 क्या करेगा? उसको 2 अल्फा तो मिला नहीं, उसने अपने ही 2 के साथ एक और बॉन्ड बना लिया, उसने अपना ही 2+2 आपस में कर लिया। मतलब उसने क्या बनाया? उसने बनाया बीटा 4 टेट्रामर्स, और बीटा 4 टेट्रामर्स को बोला जाता है हीमोग्लोबिन एच। इसका नाम है हीमोग्लोबिन एच डिजीज, और इसकी फोटो जब आप देखोगे तो आपको दिखेंगे गोल्फ बॉल इंक्लूजन्स। तो लेट्स हैव अ पिक्चर। ये है गोल्फ बॉल इंक्लूजन्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गोल्फ बॉल इंक्लूजन कौन सी? तो आप देखोगे इसके अंदर थोड़े थोड़े डॉट्स हैं। कौन सी डिजीज में देखा जाता है? HbH डिजीज में। किस चीज का बना होता है? बीटा 4 टेट्रामर। और ये कौन से जीन डिलीशन, कितने जीन डिलीशन पे देखा जाता है? 3। तो याद करने का तरीका ये है कि सुबह के 3 AM, सुबह के 3 बजे, ही हु इज अ बॉय इज प्लेइंग गोल्फ। दोबारा पढ़ लेते हैं। दैट इज ही यानी कि बॉय is playing golf at what time? Is playing golf at 3 AM. कौन ही 3 बजे सुबह गोल्फ खेलेगा? बट nevertheless. So remember, he यानी कि कौन सी डिजीज? HbH डिजीज। बॉय यानी कि किस चीज से बना होता है? बीटा 4 टेट्रामर्स। गोल्फ यानी कि गोल्फ बॉल इंक्लूजन्स। और कौन से जीन डिलीट होते हैं? कितने जीन डिलीट होते हैं? 3 अल्फा जीन डिलीट। अब फाइनली अगर चारों जीन डिलीट हो गए तो ऐसा मरीज तो कभी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, सारे ही जीन डिलीट हो गए। तो इस मरीज में देखा जाएगा इंट्रायूट्राइन डेथ, या फिर बोला जाता है हाइड्रोप्स फिटालिस। इंट्रायूट्राइन डेथ या हाइड्रोप्स फिटालिस क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बच्चे में जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो होगा HB बार्ट्स। अब HB बार्ट्स किस चीज का होता है? मैम बच्चे में, आप इंट्रायूट्राइन की बात कर रहे हो, उस टाइम पे तो हमारे में अडल्ट हीमोग्लोबिन वैसे भी नहीं होता, उस टाइम पे तो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। तो उससे क्या बनेगा? गामा 4 टेट्रामर्स बनेंगे। सो कैसा याद करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट इसमें आप ये समझ सकते हो कि बच्चा कभी सरवाइव नहीं करेगा। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि इंट्रायूट्राइन डेथ यानी कि बर्बाद फीटस। बर्बाद फीटस मतलब गया फीटस। तो क्या तरीका याद करने का कि जब 4 जीन्स डिलीट होती है तो बर्बाद फीटस आपको क्या बताएगा कि अच्छा कौन सा हीमोग्लोबिन बना? HB बार्ट्स बना। और गया फीटस आपको क्या बताएगा कि अच्छा उसमें गामा 4 बने। तो बर्बाद यानी कि बार्ट्स, हीमोग्लोबिन बार्ट्स, और गया फीटस यानी कि गामा 4 टेट्रामर्स यहाँ पे बनेंगे। अल्फा थैलेसीमिया खत्म। स्टोरी इज
एक जीन डिलीट हुआ कोई दिक्कत नहीं, 2 डिलीट हुए तो थैलेसीमिया ट्रेट, 3 डिलीट हुए तो ही हैज़ गॉन टू प्ले गोल्फ एट 3 AM एंड 4 डिलीट हुए तो गया फीटस, बर्बाद फीटस। अल्फा के बाद अगला आता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में ऑब्वियसली अब जैसे हमने कहा था अडल्ट हीमोग्लोबिन बना होता है अल्फा टू बीटा टू, अब इसके अंदर हमारा बीटा चेन बनना बंद हो गया। क्यों बनना बंद हुआ? क्योंकि बीटा जीन का क्या हुआ है? म्यूटेशन। तो याद हमेशा ये ध्यान से करना कि अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करी जाएगी तो उसके अंदर एब्सेंट यानी कि जीन का क्या होगा? जीन का होगा डिलीशन। और अगर बीटा थैलेसीमिया की बात करी जाएगी तो बीटा मतलब बदलना, तो जीन का क्या होगा? जीन का होगा म्यूटेशन। अल्फा यानी कि एब्सेंट डिलीट हो गया, बीटा यानी कि बदलना, बदलना मतलब म्यूटेट हो गया। तो कौन सी म्यूटेशन सबसे ज्यादा कॉमन होती है? स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर INI-CET एस्पिरेंट्स ओनली कि कौन सी स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। इट इज IVS 15G2C। इंडिया में सबसे कॉमन यही पाई जाती है। आई नो ये बहुत इजी नहीं है याद करना, बट थोड़ा सा आई गिव यू अ हिंट, दैट इज इंटरवीनिंग सीक्वेंस, यानी कि इंट्रॉन्स को IVS बोला जाता है। इंट्रॉन्स में कौन से कोडॉन्स की बात हो रही है? कोडॉन 15, एंड इस पे क्या चेंज देखा जा रहा है? जी चेंज हो चुका है C में, ग्वानिन टू साइटोसिन वो चेंज हो गया। तो इंट्रॉन में 15 पे G2C का चेंज हुआ, वो स्प्लाइसिंग म्यूटेशन सबसे कॉमन है। इसके अलावा INI-CET में पूछा जाता है कौन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कोडॉन 8 और 9 पे देखे जाते हैं, और उसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कोडॉन 41 एंड 42 पे देखे जाते हैं। बट ये सब बार बार अगर देखो ना, बीटा थैलेसीमिया में बीटा जीन का बदलना म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो एक एक्सेप्शन तो आएगी। क्या इकलौती डिलीशन हो सकती है? यस, द ओनली डिलीशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया इज द 619 बेस पेयर डिलीशन। द 619 बेस पेयर डिलीशन, ये वाली स्लाइड सिर्फ और सिर्फ INI-CET बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो म्यूटेशन स्प्लाइसिंग सबसे कॉमन, फ्रेम शिफ्ट होगी 8, 9 और 41, 42 पे, एंड इकलौती डिलीशन जो हो सकती है वो 619 बेस पेयर डिलीशन। तो अभी बीटा थैलेसीमिया के टाइप्स क्या होते हैं? एक बीटा थैलेसीमिया मेजर, एक होता है माइनर जिसे ट्रेट बोलते हैं, और दोनों के बीच में होता है इंटरमीडिया। इंटरमीडिया पे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको जो फोकस करना है वो मेजर और माइनर पे करना है। तो इतना तो आपको समझ आ सकती है कि मेजर में यानी कि बिल्कुल ही बीटा चेन नहीं बन रहा, माइनर में मतलब थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा सा मिसिंग है, तभी उनके नाम ऐसे रखे गए। तो सबसे पहले अगर मेजर की शुरुआत करें तो मेजर का एक फैंसी वाला नाम है कूलेज अनीमिया, और दूसरा है ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट अनीमिया। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट मतलब मरीज को 6 से 8 महीने की उम्र के बाद से अपनी लाइफ में लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। और इतना मुझे समझ में आ गई है कि किसी भी मरीज को अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड चढ़ता रहेगा तो उसके बॉडी में आयरन ओवरलोड तो होगा ही होगा, जो कि थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स में देखा जाता है। इसके बारे में पढ़ने से पहले अल्टीमेटली ये है क्या है, तो ये एक हीमोलिटिक अनीमिया, यानी कि RBC देर सवेर टूटेंगे ज़रूर। जब भी RBC टूटता है तो क्या होता है? बिलिरुबिन बनता है, जॉन्डिस। और अनीमिया हो रहा है, RBC टूट रहा है तो अनीमिया तो होगा, RBC टूटेगा तो बिलिरुबिन बनेगा यानी कि जॉन्डिस। और वो तोड़ कौन रहा है? वो तोड़ रहा है स्प्लीन, यानी कि ये क्या हुआ? एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस हुआ तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से RBC टूटते ही चले जा रहे हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन हमेशा बहुत कम होगा, सिवियर अनीमिया में रहेगा मरीज। और इसी वजह से तो आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे हो, और इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को देने की वजह से इस मरीज का आयरन बढ़ जाएगा और इसको आयरन ओवरलोड के सिम्टम्स भी आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले इस मरीज की एक फोटो देखते हैं। अगर आप देखोगे तो इन बच्चों में आपको जो मैग्जिला है, ये मैग्जिला वाला चीक वाला जो एरिया और थोड़ा बहुत जो फ्रंटल वाला एरिया, मैग्जिला वाला एरिया और फ्रंटल वाला एरिया आपको बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखेगा, इसे बोला जाता है चिपमंक फेसिस। नेक्स्ट आप अगर इनका एक्सरे कराओगे तो यहाँ पर जैसे वो लड़कों का एक टाइम पे एक हेयर कट होता था ना स्पाइक वाला, वैसा स्पाइक वाला क्रू कट हेयर ऑन एंड अपीयरेंस दिखेगा। अभी हमने पढ़ा था कि ये क्रू कट अपीयरेंस सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया दोनों में देखा जाता है। एंड जब आप इसका पेरिफेरल स्मीयर कराओगे तो प्लीज रिमेंबर T फॉर थैलेसीमिया, T फॉर टारगेट सेल। टारगेट सेल देखने में कैसा होता है? एक सेल होता है जिसके बीच में बुलजाई वाला टारगेट होता है, यानी कि यहाँ पे जो सेल दिख रहा है ये क्या है? ये टारगेट सेल्स हैं। टारगेट सेल्स का दूसरा नाम होता है कोडोसाइट्स, राइट? सो प्लीज रिमेंबर चिपमंक फेसिस, हेयर ऑन एंड, एंड T फॉर थैलेसीमिया, T फॉर टारगेट सेल्स, ये सब आपको दिखेगा। बट फाइनल डायग्नोसिस मैम आपने कहा था
HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, और गोल्ड स्टैंडर्ड तो आपने कहा था हमेशा HPLC। तो उसके अंदर आपको दिखेगा इंक्रीज्ड फीटल हीमोग्लोबिन। कितना इंक्रीज? ज़्यादातर थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स में फीटल हीमोग्लोबिन 90% से ज़्यादा पाया जाता है। दैट इज़ व्हेन द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया मेजर इज़ डन। इसी चीज़ को अगर हम थैलेसीमिया माइनर से कंपेयर करें तो अब माइनर का नाम या ट्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि ज़्यादातर मरीजों में कोई डिजीज़ उन्हें ऐसा अफेक्ट लगता ही नहीं, उन्हें कोई सिम्टम दिखाई ही नहीं देते। ज़्यादातर मरीज एसिम्टोमेटिक है। क्यों? क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 8 से ऊपर है। 8 से ऊपर आप लाइफ में नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा कोई बहुत थकान महसूस नहीं होती, हल्की बहुत होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना चाहोगे। तो ज़्यादातर मरीज एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन 8 से ऊपर है। ऊपर से आप उनका आयरन प्रोफाइल कराओगे वो नॉर्मल है। अब ध्यान से पढ़ो, थैलेसीमिया वो सीता निमोनिक में आता था, जिसका मतलब ये है कि थैलेसीमिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है। तो अगर कोई फीमेल मेरे पास 8-9 के हीमोग्लोबिन के साथ आती है और मेरे को स्मीयर में दिखता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, तो मैम या तो वो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है या थैलेसीमिया ट्रेट हो सकता है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप कौन कौन से टेस्ट लगाते हो? सबसे पहले हम लगाते हैं मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स एक फॉर्मूला है, मेंजर, जिसमें आप उसका पहला और आखिरी अक्षर लो, MCV अपॉन RBC, और अगर MCV अपॉन RBC 13 से ज़्यादा आता है तो वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बताता है, और अगर 13 से कम आता है तो थैलेसीमिया बताता है। और थैलेसीमिया याद करने का तरीका है थैलेसीमिया, जो आपको बताएगा लेस देन 13। लेस देन 13 आया तो आप क्या सोचोगे? थैलेसीमिया। पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगली चीज़ आप देखते हो RDW। RDW आपको क्या दर्शाता है? वेरिएशन इन साइज। अब खुद सोचो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जिन दिनों में आयरन की मात्रा शरीर में ठीक थी, RBC नॉर्मल साइज के बने होंगे, जब आयरन कम रहा होगा तो RBC छोटा बना होगा। तो इसमें तो मुझे अलग अलग आकार के RBC दिखेंगे, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में RDW बढ़ा हुआ मिलेगा। बट थैलेसीमिया तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो बर्थ पे रहा वही अंत तक रहा है ना। तो रिमेंबर, जो छोटे छोटे RBC शुरुआत में थे वही अंत तक रहे। आपको कोई वेरिएशन दिख रही है? नहीं दिख रही। तो थैलेसीमिया में जो RDW होगा that is going to be normal. RDW increases in IDA and is normal in थैलेसीमिया माइनर। ये भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन सिर्फ एक तरीके से होती है, वो है HbA2 लेवल्स। अगर HbA2 लेवल्स 3.5% से ज़्यादा आ गए तो ये पक्का है, अब कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ अ केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, यानी कि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट का डायग्नोसिस के लिए HbA2 levels have to be more than 3.5%. थैल मेजर के लिए HbF was more than 90%, थैल ट्रेट के लिए HbA2 is more than 3.5%. थैलेसीमिया में ये सब तो आपने पढ़ लिया, बट एक टेस्ट है जो आज भी पेरिफेरीज में होता है और उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज़ द नेस्ट्रॉफ टेस्ट। नेस्ट्रॉफ एक्चुअली अगर आप देखो तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और आजकल कोई प्रैक्टिकली नहीं करता, बट MCQ आता है। तो नेस्ट्रॉफ मुझे क्या बताता है? N फॉर नेकेड एंड E फॉर आई, यानी कि इसमें माइक्रोस्कोप की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंगल ट्यूब, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं करना, एक सिंगल टेस्ट ट्यूब लिया, काम खत्म। देखना क्या चाह रहे हो? ROF, रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी। एंड अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक निमोनिक पढ़ा था कि जो फ्रिजिलिटी मतलब RBC कितना टूटता है या कितना नहीं, थोड़े टाइम हमने पहले पढ़ा था कि थैलेसीमिया के सेल्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, मतलब कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता। तो अगर आपने यहाँ पे पेशेंट का 1-2 बूंद खून का लिया, उसमें आपने क्या डाला? उसमें आपने डाला नॉर्मल सलाइन। अब आप देखना चाह रहे हो कि क्या RBC टूटते हैं या नहीं टूटते। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन का हम उसमें सलाइन लेते हैं ना, तो प्लीज़ रिमेंबर, आप क्या करोगे? जैसे आपने यहाँ पे भी किसी का खून लिया और यहाँ पे भी खून लिया, दोनों में नॉर्मल सलाइन डाला और पीछे आपने एक लाइन वाला पेपर लगा दिया। इसके बाद जब ब्लड और सलाइन इसमें भी डाला, एक ब्लड और सलाइन इसमें भी डाला, अब या तो आपको पीछे की लाइन इस ट्यूब में से दिखेगी या फिर पीछे की लाइन नहीं दिखेगी। अगर आपको पीछे की लाइन दिखनी शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है, नॉर्मली तो नहीं, वैसे तो अगर देखें कि मैम अगर आपने यहाँ पे पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स लगाए थे, अगर पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स थे तो सेल्स के आर पार तो मुझे नहीं दिख सकता, मुझे लाइन नहीं दिखनी चाहिए थी। बट अगर मुझे लाइन दिख रही है तो कहीं ना कहीं सेल्स टूट चुके हैं। तो कहना है इससे कि लाइंस अगर विजिबल है, उसका ये मतलब हुआ RBC लाइसिस हो चुका है, जो कि हम सब में होगा, क्योंकि जिस कॉन्सेंट्रेशन पे इसमें सलाइन डाला जाता है हमारे RBC उस मात्रा का
कॉन्सेंट्रेशन नहीं टॉलरेट कर पाते, हमारे आरबीसी टूट जाते हैं। आरबीसी यहाँ से गायब हो गए, इसलिए मुझे लाइन दिखने लग गई। बट मुझे बताओ थैलेसीमिया के सेल्स कैसे हैं? मैम आपने कहा था थैलेसीमिया के सेल को कोई नहीं तोड़ सकता, टी थैलेसीमिया, टी टफ। मुझे बताओ क्या ये थैलेसीमिया के रेड ब्लड सेल टूटेंगे? बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। दे आर टफ, देयर विल बी नो आरबीसी लाइसिस। तो मतलब मैम अब क्या आप पीछे वाली लाइन देख पाओगे? कैसे देखेंगे? बीच में आरबीसी खड़े हैं, कैसे आप आर पार देखोगे? नहीं देख पाओगे। तो लाइंस अगर आपको नहीं दिखी तो आप क्या सोचने लग जाओगे? यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ थैलेसीमिया। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट एग्जाम में इतना लॉजिक लगा ही नहीं पाते ना। तो प्लीज याद रखो, थैलेसीमिया में क्या याद रखोगे? सबसे पहले मेंजर इंडेक्स क्या होता है? लेस देन 13 मेंजर इज थैलेसीमिया। दूसरा, नेस्ट्रॉफ टेस्ट में कैसी लाइंस दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? नहीं दिखेंगी मैम, द लाइंस आर गोइंग टू बी एब्सेंट। तो एब्सेंट लाइंस अगर होगा नेस्ट्रॉफ का रिएक्शन तो दैट इज गोइंग टू बी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में लाइंस नहीं दिखेंगी, मेंजर 13 से कम होगा, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द डायग्नोसिस। और इससे आपके जितने भी हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स थे वो कवर हो गए। अब ये सारी जो डिजीजेस थी, इसमें कहीं ना कहीं आपने जो सारा ब्लेम था, जो दोष था, वो आरबीसीज को दिया। शुरू से अगर देख लो, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के आरबीसी के एंकायरिन में दिक्कत थी, G6PD डेफिशिएंसी में आरबीसी के G6PD में डेफिशिएंसी थी, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी के बीटा 6 पे दिक्कत थी, अल्फा बीटा थैलेसीमिया में जीन की दिक्कत थी। तो हर बार जो दिक्कत थी वो आरबीसी में ही आप निकाल रहे थे। अब आप कुछ ऐसा पढ़ो जिसमें आरबीसी में कोई भी दोष नहीं है, बट बाहर से आके कोई आरबीसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AIHA। तो दो टाइप का ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया है, वार्म और कोल्ड। वार्म कौन से डिग्री पर होगा? वार्म यानी कि थोड़े हाई टेम्परेचर पे होगा, 37 डिग्री पे होगा। और ये कौन सी एंटीबॉडी कराएगा? IgG, G फॉर गरम। तो गरम वाली एंटीबॉडी वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया कराती है। कौन सी डिजीजेज में ये देखा जाता है? ये ज्यादातर देखा जाता है CLL के साथ। तो अभी जो अगले चैप्टर में आप CLL पढ़ोगे, उन मरीजों को वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया भी होता है। तो सिंपल क्या है, मरीज का जो बॉडी टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री होगा, और जो एंटीबॉडी ये काम करेगी आरबीसी तोड़ने का वो होगी IgG एंटीबॉडी, क्योंकि गर्म पे वही काम करती है। बट IgG जब जाएगी तो ये फाइनली तोड़ने का काम करेगा कौन? एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस होता है। ज्यादातर पूरा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस है, यानी कि लिवर और स्प्लीन वो तोड़ने का काम करते हैं। नाउ कमिंग टू कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, जिसमें कॉमन सेंस मुझे बताती है कोल्ड यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। कोल्ड ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया दो टाइप का है। एक डिजीज का नाम है कैड यानी कि कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज, और एक डिजीज का नाम है CHD कोल्ड हीमोलाइजिन डिजीज। कुछ भी टफ नहीं है। कोल्ड मुझे क्या बताएगा? कोल्ड मुझे बताएगा कि 4 डिग्री पे होता है। एग्लूटिनेशन मुझे क्या बताएगा कि आरबीसी ने क्या बना लिया? आरबीसी ने गुच्छा बना लिया। क्यों? कौन सी एंटीबॉडी की वजह से? IgM की वजह से। और कौन से डिजीजेस में ये देखा जाता है? M फॉर IgM, M फॉर माइकोप्लाज्मा, M फॉर मैलिग्नेंसीज में ये देखा जाता है। M फॉर माइकोप्लाज्मा, M फॉर मैलिग्नेंसीज। सो नाउ टेल मी समथिंग दैट अगर यहाँ पे आपको ये फोटो दी गई जिसमें आरबीसी, ये हमेशा आपको बताएंगे कि देखो ये ना 4 डिग्री पे होने वाला प्रॉब्लम है। ये जब मरीज हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, 4 डिग्री कोल्ड में जाता है, तब ये होता है। तो पेरिफेरल स्मेयर पे आपको आरबीसीज ऐसे एग्लूटिनेटेड गुच्छा बना हुआ दिख रहा है, तो वो हो जाएगा कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज। बट यही अगर 4 डिग्री पे, अब पहले एक और चीज, मोर देन एग्जाम्पल्स जो पूछा जाता है वो ये है कि ये भी कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, फाइनल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो भी एक्स्ट्रावैस्कुलर, वो भी लिवर और स्प्लीन, जैसा कि मैंने कहा था। दूसरा क्या है? कोल्ड हीमोलाइजिन टेक्निक। कोल्ड यानी कि मुझे समझ आ गया कि ये तो 4 डिग्री पर ही होगा। हीमोलाइजिन का मतलब आरबीसी हीमोलिसिस। इसमें आरबीसी टूटेगा, गुच्छा नहीं बनाएगा। कोल्ड एग्लूटिनिन में आरबीसी जुड़ रहा था, इसके अंदर आरबीसी टूट जाएगा। तो ये काम कौन करता है? ये काम IgG करती है, जो कि मुझे सुनने में थोड़ा सा मुश्किल ये लग रहा है कि आपने तो मैम कहा था IgG गर्म पे काम करेगी 37 डिग्री, तो गर्म पे तो करेगी ही करेगी, बट ये IgG ने थोड़ा धोखा दिया। जैसे कि वो एक टॉपर होता है ना, जब सब लोग मास बंक पे जाते हैं तो वो एक स्टूडेंट होता है जो मास बंक ना करके एक टीचर के सामने चला जाता है, बिल्कुल जैसे चतुर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ 3 इडियट्स। सेम वे ये IgG ने वैसा ही धोखा दिया। सबने डिसाइड किया था गर्म 37 पे काम करेंगे, पर इस IgG ने आके 4 डिग्री पे काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे उस क्लास में उस स्टूडेंट का नाम चतुर रखा गया था, इस क्लास में इस IgG का नाम रखा गया डॉनथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडी।
रिमेंबर, डॉनेट लैंडस्टीनर एंटीबॉडी वो IgG है जो गर्म के साथ साथ कोल्ड पे भी काम करेगी। और क्या काम करेगी? RBC को तोड़ने का काम करेगी। तो इस डिजीज को एक और नाम दिया गया है, दैट इज पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन्यूरिया। पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन्यूरिया, प्लीज एग्जाम में इसे PNH से कंफ्यूज मत करना। वो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया था जिसमें रात में मरीज को दिक्कत आ रही थी रेड कलर यूरिन की। ये कोल्ड टेम्परेचर वाला पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन्यूरिया है। और ये जो पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन्यूरिया होता है ये फाइनली होता है इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस, यानी कि सारे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमियाज एक्स्ट्रावैस्कुलर होते हैं, बट PCH is going to be intravascular hemolysis. So before I move forward, if I quickly have to tell you कि आपने क्या पढ़ा between extravascular and intravascular, इंट्रावैस्कुलर में सारे PP वाली चीजें आएंगी, यानी कि PNH, PCH, इन सब में आपका इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस होता है। वेरेज हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, इन सब में एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस होता है। कौन सी डिजीज में दोनों हो सकते हैं? इट इज G6PD डेफिशिएंसी, बट ज्यादा कॉमनली क्या होता है? सब में ज्यादा एक्स्ट्रावैस्कुलर ही होगा, सिर्फ इंट्रावैस्कुलर दो जगह, PNP, PCH एंड PNH। ऑलमोस्ट द चैप्टर इज डन। दो छोटे से स्पॉटर्स आपको और जानने, आफ्टर विच RBC विल बी डन। This is one spotter, so just something which is miscellaneous that I want to tell you so that all of you can learn this as spotter photos. Number one photo is going to be of a schistocyte or a fragmented cell. In simple words मतलब कि जिसमें RBC टूट गया। देखो अलग अलग शेप में, अलग आकार प्रकार में टूटने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो गए टूटे हुए सेल्स जिन्हें बोलेंगे शिस्टोसाइट। तो इसमें भी RBC की कोई गलती नहीं है, किसी ने आके उसे टक्कर मारी और RBC टूट गया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसे बोला जाता है microangiopathic and macroangiopathic hemolytic anemia. It is due to microangiopathic and macroangiopathic hemolytic anemia। यानी कि क्या सोचो, मैक्रोएंजियोपैथिक मतलब बड़े वाले ब्लड वेसल का कोई दिक्कत, हार्ट में कोई दिक्कत, किसी ने कहा कि मेरे हार्ट वाल्व की सर्जरी हुई है, प्रोस्थेटिक वाल्व का सर्जरी रिप्लेसमेंट हुआ है। अब सोचो इतना बड़ा वाल्व आपने किसी के शरीर में लगा दिया, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि वो RBC जब उसे टकराएंगे तो RBC टूट जाएंगे। तो वही हुआ यहाँ पे। दूसरा, छोटे ब्लड वेसल्स में क्या दिक्कत हो सकती है? ये 3 डिजीजेज है, इन तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, HUS, TTP एंड DIC, हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा एंड DIC। इन तीनों में कॉमन बात ये आती है कि तीनों में बनते हैं क्लॉट्स, यानी कि अगर एक ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारे क्लॉट्स बने हुए होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लॉट बन गया। अब सोचो ना, इस RBC आ रहा है, वो इस क्लॉट से टक्कर खाएगा, RBC टूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सा क्लॉट है, RBC आया, टक्कर खाया, टूट गया, RBC आया, टक्कर खाया, टूट गया। तो वही हो रहा है, इतने सारे क्लॉट्स की वजह से RBC फ्रैगमेंटेड हो गया, यहाँ पे वाल्व की वजह से हो गया। इसे बोला जाता है माइक्रो एंड मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमियाज। जो सेकंड स्पॉटर है जो आपको जानना है, वो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी के बोन मैरो में RBCs में ये चीज बनती हुई दिखी, मतलब RBCs का जो बोन मैरो में RBC तो नहीं होगा मैम, इतना तो हमें पता है, उसके ब्लास्ट होंगे, प्रिकर्सर्स होंगे। तो प्रिकर्सर्स में से आपको ऐसे प्रोजेक्शन निकलती दिखाई दी, जिसे आप बोलोगे डॉग ईयर प्रोटेक्शन, तो वो देखा जाता है पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन में। माइक्रोबायोलॉजी में आप ये पढ़ते हो कि पार्वोवायरस में RBC की ही दिक्कत क्यों होती है? बिकॉज पार्वोवायरस हमेशा, P फॉर पार्वोवायरस, पार्वोवायरस जाके हमारे बॉडी के कौन से सेल को अटैक करता है? वो P एंटीजन पे जाता है रेड ब्लड सेल के, यानी कि अगर ये RBC है तो इसका जो P एंटीजन होगा वहां पर पार्वोवायरस जाके बैठेगा। दूसरी चीज, माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या दिखेगा? माइक्रोस्कोपिकली P फॉर प्रोजेक्शंस दिखेंगे, जैसे कि आप बता रहे हो कि ये डॉग ईयर प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। एंड तीसरा, क्लिनिकली क्या कराता है? P फॉर TRCA, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, यानी कि प्योर रेड सेल, RBC का काम एप्लेजिया, खत्म, RBC बनना बंद। तो मतलब पार्वोवायरस में या RBC के P एंटीजन पे जाता है, RBC का काम करना बंद कर देता है, दैट इज प्योर रेड सेल एप्लेजिया, और क्लिनिकली और माइक्रोस्कोपिकली आपको दिखता है projections called as dog ear projections. Yes, on that note, you finally finish off all of red blood cell disorders, and now you can move on to the next chapter, which is white blood cell disorders.